निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। नमस्कार, स्वागत है आप सबका नितिन सिंघानिया बुक सीरीज के थर्ड लेक्चर के अंदर। टॉपिक आप देख सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कई बार वीडियोस थोड़ा लेट हो जाती हैं, और भी क्लासेस चल रही होती हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, बट यस, आपका पूरा बुक कंप्लीट होगी, उसके लिए आप आश्वस्त रहिए। इट इज गारंटीड ऑल द चैप्टर्स विल बी कवर्ड हियर। ये यूपीएससी 2026, 27, 2028, 29 जब भी आप देना चाहते हो तब के लिए हेल्पफुल है, आपको बहुत फायदा होगा। तो आपकी गुरुदक्षिणा बस वीडियो पे लाइक मिल जाए वही काफी है। उससे क्या होता है कि ज्यादातर लोगों तक पहुंच पाती है वीडियो, मैक्सिमम लोग देख पाते हैं, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है। चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर के साथ। क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज द चैप्टर आउटलाइन, मतलब क्या क्या पढ़ो, ये सब लिस्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्क। एक बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं अमर्त्य सेन, उनका डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, डेवलपमेंट ठीक है, अंडर डेवलपमेंट क्या होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ। कई सारे इंडेक्स हैं दुनिया के अंदर डेवलपमेंट के, HDI, GII, GDI, WHI, OECD, बेटर लाइफ इंडेक्स, द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। All such topics will be covered in today's class in depth, in detail। आपको सामने मैं पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक को क्लियर माइंड में करते हुए चलूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि कई बार होता है ना, पढ़ लेते हैं टॉपिक और बाद में लगता है अरे क्या ही पढ़ा है, समझ ही नहीं आया। पढ़ने के बाद आप कहोगे अरे क्या ही पढ़ा है, इतना अच्छे से समझ आ गया। तो सबसे पहली बात तो इकोनॉमिक्स में ये दो टर्मिनोलॉजी हम अलग से देखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ अलग से देखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग से देखते हैं। जानते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है? वेल, इन दोनों में कुछ ना कुछ फर्क आ जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, वो देश के आउटपुट के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के अंदर कितना इंक्रीज हुआ है, इसको देखता है। मतलब मैं समझाऊं अगर आपको, हमारे देश के अंदर एट अ टाइम कितनी कार बन रही हैं, कितने ट्रक बन रहे हैं, राइट, कितने सॉफ्टवेयर बिक रहे हैं, और इन सब को करके कितना पैसा कमाया जा रहा है, इन सब से कितना पैसा अर्न किया जा रहा है बेटा, हाउ मच मनी वी आर अर्निंग, कितना पैसा कमाया जा रहा है। वो सिर्फ न्यूमेरिकल फिगर अगर आप देखते हो, जिससे हमारे देश की इनकम, इनकम को जीडीपी कहते हैं, जितना सामान ये बन रहा है, इनके प्रोडक्ट बन रहे हैं, आउटपुट बन रहे हैं एक साल के अंदर, और उससे देश की इनकम जो बढ़ रही है एक साल के अंदर इन अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको अगर आप देखते हैं तो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं बच्चे। इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। एक बार में, एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज को बेचकर कितना पैसा प्रोड्यूस हुआ है हमारे देश के अंतर्गत, ठीक है ना। अब ये सब बनाने के लिए वर्कर्स चाहिए, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, जमीन की आवश्यकता है, राइट, तभी जाकर ये सब चीजें बन पाना पॉसिबल है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ बस यही देखता है कि कितना क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन हुआ है, कितनी इनकम कमाई गई है। बट डेवलपमेंट थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट में आप ये सब नहीं देख रहे, कार बन रहे हैं, ट्रक बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, अच्छी बात है, बन रहे होंगे, पर लोग भूखे हैं। पढ़ाई लिखाई कई लोगों को मिल ही नहीं पा रही है, एजुकेशन मिल ही नहीं पा रही है, हॉस्पिटल्स में इलाज हो ही नहीं पा रहा है, पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटी एग्जिस्ट, और जिस वजह से लोग एक अच्छा जीवन नहीं जी पा रहे। इसका एक रीजन, इसका एक समाधान ये है दैट यू ब्रिंग डेवलपमेंट, सिर्फ क्वांटिटी के अंदर चेंज नहीं, क्वालिटी के अंदर चेंज भी आना चाहिए। कि अगर कार बना रहे हो, ट्रक बना रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, करो, एनवायरनमेंट को डैमेज मत करो। इलेक्ट्रिक कार बनाओ, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाओ, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाओ जो वॉर को, जंग को क्रिएट ना करे, बल्कि शांति और इक्वालिटी को बढ़ावा दे। ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ ना, गरीबी कम हो, पॉवर्टी कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, बेरोजगारी कम हो, लोगों को जॉब्स मिले, ठीक है ना। मेल और फीमेल के बीच का फर्क, जेंडर इनइक्वालिटी कम हो, इनकम इनइक्वालिटी कम हो, अमीर और गरीब के बीच का फर्क, अच्छी हेल्थ सबको मिले। हेल्थ और एजुकेशन तो बेसिक है यार, ये अगर लोगों को मिल गई तो फिर वो अपनी जो भी बुनियादी जरूरतें हैं वो खुद से भी पूरी कर सकते हैं, फिर उन्हें किसी के ऊपर ना डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली फोकसेस ऑन क्वांटिटेटिव चेंज, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पर भी फोकस किया जा रहा है, इसलिए ये थोड़ा ब्रॉड है।
इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। डेवलपमेंट वाला और इकोनॉमिक ग्रोथ वाला थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ नैरो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस देखे जाते हैं, मेजर किए जाते हैं। डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिखी है, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाँ ऑफ कोर्स, अच्छी हेल्थ दे दोगे, लोग बीमार नहीं पड़ रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, अपना इलाज कर रहे हैं, तो भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ तो सुधरेगी, एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पे लोग जी पाएंगे और समाज में प्रोग्रेस भी बहुत होगी, सोशल प्रोग्रेस भी बहुत होगी। अब सर मैं इनको नापना चाहता हूं, मैं कैसे नापूं? इकोनॉमिक ग्रोथ देखना है, सीधा आप जीडीपी देख लो, जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम निकाल लो, पर कैपिटा इनकम देख लो। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ इन कॉन्सेप्ट से नहीं नापा जाता, इसमें और भी ब्रॉड कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, कितने साल जी सकते हो ऑन एन एवरेज, फॉर हाउ मेनी ईयर्स कैन यू सर्वाइव, कैन यू लिव, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट जैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट आप देखते हैं। लिटरेसी रेट मतलब देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, 100 में से अगर 100% मान लेते हैं देश की आबादी, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, एक बार में एक इंसान कितने साल जी सकता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हेल्थ का पैरामीटर हो गया। अभी ना एक्चुअली हम इन्हें आगे देखने वाले हैं, तो इसलिए अभी और डेप्थ में पढ़ेंगे। ऐसे ही आपको मैंने बताया इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म और एक स्ट्रक्चरल बड़े पर्सपेक्टिव से, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है उस हिसाब से देखता है। ठीक है जी, हम चाहते हैं कि देश के रिसोर्सेज को सबसे अच्छे तरीके से, ऑप्टिमम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। ये कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रोड्यूस ज्यादा करो, ज्यादा चीजें बनाओ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह रहा है चीजें बनाओ पर उसे फिर डिस्ट्रीब्यूट भी तो करो लोगों को। कुछ ही अमीरों के पास ही रह जाए, अडानी अंबानी के पास ही रह जाए, तो फिर गरीबों का क्या होगा? तो रिसोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करो, अच्छे से यूटिलाइज करो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल। ठीक है ना? अब दोनों में से मैं बताऊं तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ ना एक डेवलप्ड कंट्री के कॉन्सेप्ट के लिए बेटर है, जहां पे तरक्की हो चुकी है, जहां पे एजुकेशन सबको मिलती है, एजुकेशन और हेल्थ सबको मिलता है। यूरोप में, अमेरिका में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ को ज्यादा देखा जा सकता है, डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा बेटर सूट करता है। बट इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री को, जहां पे जीडीपी ग्रोथ है पर फिर भी लोग भूखे हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं, हम दे लोगों की प्रॉब्लम को समझने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बेटर टर्म बन जाता है, मतलब एक बेटर चीज बन जाती है, जिससे हम लोगों की प्रॉब्लम को बेटर इंडिकेटर के तौर पे समझा जा सके, मतलब हमारी डेवलपमेंट को मेजर किया जा सके। ये था इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्क। इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स के हिसाब से देखा जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों टाइप के फैक्टर्स के हिसाब से ये देखा जाता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी, इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं कि कितने आपके पास तेल के कुएं हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कितने हैं, कितनी गैस के प्लांट हैं, राइट, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रीज में कितना प्रोडक्शन है। ठीक है ना? ये सारी चीजें देखा जा रहा है, बैंकिंग सिस्टम कैसा है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स देखे जा रहे हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ में होता है, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये भी है और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की कितनी कोशिश की जा रही है, फॉरेस्ट वेल्थ कितनी, जंगल कितने हैं, वाइल्ड लाइफ कितनी है, लोगों के पास एजुकेशन लेवल, स्किल लेवल, टेक्नोलॉजी की नॉलेज कितनी है। इंडिया और पाकिस्तान में ये तो फर्क है, वी हैव गुड क्वालिटी टेक्नोलॉजी नॉलेज, और वो कहते हैं कि हम अटामिक बम बनाएंगे जनाब, चाहे घास खाना पड़े, एटॉमिक बम इंडिया को हराने के लिए तो जरूर बनाएंगे। भाई वही तो फर्क आ जाता है ना, क्या वैल्यूज हैं। वो बॉम्ब बनाने की बात करते हैं, हम हॉस्पिटल्स बनाते हैं, हम स्कूल बनाते हैं, हम पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है जी, तो एथिकल और सोशल वैल्यूज भी तो इंपॉर्टेंट होती है ना, समाज की वैल्यूज कैसी हैं, लड़ने झगड़ने वाली वैल्यूज पे जी रहे हैं या कुछ एक्चुअल चेंज क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छा, ये दोनों इतने ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते यार हमारे पास, तो दुनिया में सारी गरीबी खत्म हो चुकी होती, हम लोग गरीब होते ही नहीं। बट देर आर सर्टेन चैलेंजेस। सर किस चीज के चैलेंजेस? इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के चैलेंजेस। सबसे पहली बात तो हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी इतनी ज्यादा हाई है, इतनी ज्यादा है
कि हम कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं चेंज, वो पहुंच नहीं पाता लोगों तक। रिसोर्सेस कम पड़ जाते हैं, लोग ज्यादा पड़ जाते हैं। तो पॉपुलेशन इज अ बिग बर्डन ऑन अस, ठीक है ना। और ये पॉपुलेशन भी एग्रीकल्चर पे बहुत डिपेंडेंट है। यार देखो, प्रिमिटिव सोसाइटियां जो पुराने हिस्से से पुराने तरीके से चलती आ रही हैं, वो एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। जो आजकल की मॉडर्न सोसाइटीज हैं वो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के बेसिस पर, चाहे चाइना देख लो, चाहे कोरिया देख लो, चाहे जापान देख लो, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के बेसिस पर चल रही हैं। अच्छा, एक और बात बताता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमारे पास उतना है नहीं कि हम धड़ल्ले से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। स्टिल पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। जितनी तेजी से आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पर्याप्त है नहीं। इसके अलावा कल्चर ऑफ करप्शन, हाथ में पैसा देकर अपना काम करवा लेने का एक कल्चर, ये सिटीजन्स में भी होता है और ये ब्यूरोक्रेट्स में भी होता है, जो हमारे देश की प्रायोरिटी को अलग कर देता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है हमें अपनी प्रायोरिटी से। अमीर जो है वो पैसा खिलाता है और अपना काम करके निकल जाता है, गरीब के पास तो पैसा है नहीं, वो क्या देगा। समझ रहे मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट तो देखा जाता है, बट कितने लिमिट तक नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए। भाई देखो, दुनिया में ज्यादातर चीजें नेचुरल रिसोर्सेज से ही बनी है। हमारे पास फर्नीचर है तो वो भी लकड़ी का ही बना है, और लकड़ी भी पेड़ काट के ही बनी है। पेड़ कटेगा तभी फर्नीचर बनेगा। कितने पेड़ कटने चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? व्हाट इज द सस्टेनेबल वैल्यू, व्हाट इज द अनसस्टेनेबल वैल्यू, कौन डिसाइड करता है? ये एक प्रॉब्लम आती है, कौन डिसाइड करता है, ठीक है ना। और ये सच बात है कि कुछ लोगों को आप चाहे $1 मिलियन दे दो, कुछ साल बाद वो गरीब हो जाएंगे। कुछ लोगों को चाहे आप $1,000 दे दो, कुछ साल बाद वो 1,000 को 1 मिलियन बना लेंगे। ये काबिलियत लोगों में होती है, ये स्किल्स लोगों में होते हैं। सरकार कितना भी पैसा बांटते रहे, फ्री में देते रहे, उसका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज वो काबिलियत लोगों के अंदर होती है। तो यस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, बट ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किसी कई बार गलत वजह से नहीं होती। कुछ लोगों में कैपेबिलिटी होती है। एक बड़े फेमस थिंकर हैं, बुक भी लिखी है उन्होंने, नवल रविकांत, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी हो। तो नवल रविकांत ने कहा है कि आप मुझसे मेरी पूरी वेल्थ भी छीन लो, मेरे $0 बचे, तब भी मैं मिलियनियर वापस बन जाऊंगा, कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ कर। भाई ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, ये ऐसे ही तो तरक्की की है। वॉरेन बफे बचपन में 17-18 साल की उम्र में अखबार बेचते थे, ऐसे छोटे छोटे काम करते थे ताकि उनके पैसे आ सके। तो बस मुद्दे की बात यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट आप करना चाहते हो, पर पहले से ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, और वो किसी का चाल नहीं है, इट इज बाय डिजाइन। लोग कुछ ऐसे हैं जो कमा लेते हैं और कुछ है जो नहीं कमा पाते, राइट। तो हम जो नहीं कमा पा रहे हैं, जो वल्नरेबल हैं, उनके डेवलपमेंट का साथ साथ काम करें, और जो कमा ले रहे हैं उनको टैक्स करके उन्हीं गरीबों के ऊपर लगाएं पैसा, ताकि हम इन चैलेंजेस को दूर करें। देयर आर सर्टेन सॉल्यूशंस। हमने प्रॉब्लम की तो बात कर दी, हर प्रॉब्लम का वही सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करो, इंप्रूव करो, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर खुद से नहीं कर पा रहे तो दूसरे देशों से लेकर आओ। जैसे अफ्रीका में कई देशों में चाइना की इन्वेस्टमेंट है। हालांकि चाइना से इन्वेस्टमेंट लेना बड़ा खतरनाक मामला होता है। चाइना आता है, कर्ज देता है, कर्ज में फंसाता है, और फिर वो देश ही डूब जाता है कर्ज में। बट मेरा एक लॉजिक ये है कि अगर खुद का नहीं है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आओ ना, ठीक। दूसरी बात, नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो। हम देख रहे हैं वेज टू डील विद चैलेंजेस। इन चैलेंजेस को अगर खत्म करना है, इनका समाधान करना है, तो क्या रास्ते हमारे पास हैं? सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला बिंदु, कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना होगा। यस, दैट्स अ बेसिक नेसेसिटी। अगर वो खराब है तो उसी को तो इंप्रूव करोगे सबसे पहले। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट चीज, आपको एजुकेशन सिस्टम को बेटर करना है, हेल्थ केयर को बेटर करना है। एजुकेशन के लिए अभी हम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाए हैं, ये एक अच्छा कदम है। आपको अपने फाइनेंशियल सिस्टम को बेटर बनाना है। बैंक्स लोगों तक पैसा पहुंचाएंगे,
गरीब तक को अगर पैसा बैंक से लोन के तौर पे मिल पा रहा है तो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग पे वो फोकस कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर से बनाई गई चीजें इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर से भी कनेक्ट करें और अपनी दूसरे देशों से इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करें। आप दूसरे देशों से खरीदे जा रहे हो सामान, वो आपके बेसिस पर अमीर बने जा रहे हैं। चाइना से आप सामान खरीदे जा रहे हो, खरीदे जा रहे हो, खरीदे जा रहे हो, क्या हो रहा है कि वो आपके बेसिस पर अमीर बने जा रहे हैं। हमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करनी है, अपने देश में बनाओ। मेक इन इंडिया स्कीम इंडिया में शुरू की गई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू करी है, इसीलिए तो करी है। एंड फाइनली स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होने जरूरी है करप्शन को रोकने के लिए। स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होनी जरूरी है लोगों के मन में, कि ऐसा ना हो कि मैं अपना काम जल्दी कराने के लिए कुछ पैसा रिश्वत खिला दूं। आप भी तो रिश्वत को बढ़ावा दे रहे हो। कई पुलिस वाले ने पकड़ लिया बिना हेलमेट के, आपने कहा ले भाई 500 रुपए। शुरुआत किसने करी? तुमने करी, ठीक है ना। ज्यादातर ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करो, डिजिटल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करो, करप्शन का स्कोप ही नहीं बचेगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि देश के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी से सरकार सर्विस प्रोवाइड करे, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट सारे हम देख रहे हैं, इससे आप चैलेंजेस, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो बन नहीं पाता उसको डील करने के लिए जो चैलेंजेस हैं उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, अच्छे से सॉल्व कर सकते हो चैलेंजेस को, जिससे लॉन्ग टर्म के अंदर इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे, ठीक है। अब इसी पे एक कॉन्सेप्ट आता है अंडर डेवलपमेंट का। इसके बाद हम डील करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस इंडेक्सेस। अंडर डेवलपमेंट का मतलब है लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जितना डेवलपमेंट हो सकता था उतना नहीं हुआ। जितना डेवलपमेंट अपेक्षित था, एक्सपेक्टेड था, उतना नहीं हुआ। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अफ्रीका में कीनिया, नाइजीरिया, ये देश हैं। हमारे आसपास भी कई सारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, बांग्लादेश, भूटान। भूटान को अंडर डेवलप नहीं कहूंगा, वो जानबूझ के हैप्पीनेस को ज्यादा प्रमोट करता है, ना कि अपने देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो पहले हम बांग्लादेश का, श्रीलंका का एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम इज देयर, मतलब ऑन एन एवरेज लोगों की इनकम बहुत कम है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का फीचर ही यही है कि एक तो पर कैपिटा इनकम कम दिखेगी, पीसीआई लिख रहा हूं या शॉर्ट में। एग्रीकल्चर पे बहुत हैवी डिपेंडेंसी दिखेगी, क्योंकि वो प्रिमिटिव तरीके से ही समाज चला रहे हैं आज की। मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी तक पूरी तरह अडॉप्ट कर नहीं पाए, और जिस वजह से एग्रीकल्चर में ज्यादातर लोग एम्प्लॉयड होंगे, ओके। उनका जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम बेसिकली कम होगा, ठीक है ना। उनके देश के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट्स, ये काफी कम होगी। कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट्स काफी इंपैक्ट हो जाएगी, काफी कम होगी, ये बात याद रखनी है। और बेरोजगारी की दर भी काफी ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी लोगों में होगी नहीं, गरीबी होगी इस वजह से, और अमीर और गरीब का एक फर्क क्रिएट हो जाएगा। फिर आप खुद सोचो ऐसे देश में ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होगा। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है हेल्थ और एजुकेशन, जो हमारी कैपेबिलिटीज को क्रिएट करती हैं, वो कैपेबिलिटीज ह्यूमन कैपिटल बनती हैं, ह्यूमन कैपिटल बनती है। अब यहां पर रघुराम राजन कमेटी ने कहा कि ये अंडर डेवलपमेंट को स्टडी करना बड़ा जरूरी होता है। रघुराम राजन कमेटी, ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, एक इकोनॉमिस्ट हैं, प्रोफेसर भी हैं कॉलेज के। 2013 के अंदर इन्होंने कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स नाम का एक इंडेक्स सजेस्ट किया। कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स 2013 में इन्होंने सजेस्ट किया, रघुराम राजन जी ने, ताकि अंडर डेवलपमेंट को देखा जा सके, ठीक है ना। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स की, यूपी, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, केरला, अंडर डेवलपमेंट के लेवल को देखा जा सके,
और कितने पैरामीटर्स, कौन से पैरामीटर्स पे, आंख बंद करो और सोचो वो 10 पैरामीटर्स कौन से हो सकते हैं अंडर डेवलपमेंट देखने का। पहली बात, हर महीने आपका खर्चा कितना होता है, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर पर्सन एक महीने में अपनी कंजम्पशन, अपनी जरूरतों के लिए कितना पैसा खर्च देता है। एजुकेशन दूसरा पैरामीटर, हेल्थ तीसरा पैरामीटर, घर है, पक्की छत है या नहीं है, चौथा पैरामीटर, गरीबी कितनी है, पांचवा पैरामीटर, और फीमेल्स पढ़ी लिखी है या नहीं है, छठा पैरामीटर, एससी एसटी पॉपुलेशन की परसेंटेज कितनी है और उनके लिए कितना डेवलपमेंट हो रहा है, सातवां पैरामीटर, सिटीज अर्बनाइज हो रही हैं या गांव की तरह ही डेवलप हो रही हैं, आठवां पैरामीटर, फाइनेंशियल इंक्लूजन है या नहीं है, नौवां पैरामीटर की मतलब लोगों तक फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंच पा रही है, बैंक अकाउंट खुलवाना, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, ये लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा। और लास्ट पैरामीटर है कनेक्टिविटी कैसी है, रोड्स हैं, हाईवे हैं, नहीं है, इन चीजों को देखा जा रहा है। अब इनको एक बार लिख लेते हैं, क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रघुराम राजन जी ने 2013 में सजेस्ट किया था, उसमें 10 सब कंपोनेंट्स कौन से हैं। आप ये याद करना और याद करने बैठ जाना कि आपने इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। आपने पढ़ा है कि भाई हेल्थ के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, एजुकेशन के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, गरीबी अगर है तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। ये लो 3 पॉइंट तो सामने ही आ गए, ठीक है ना। फिर इसके बाद एससी एसटी पॉपुलेशन कितनी है और वो गरीबी का कितना सामना कर रहे हैं। फीमेल्स, क्या वो पढ़ी लिखी हैं, क्या उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, फीमेल्स, ठीक है ना। आपका पर मंथ कितना खर्चा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, क्या आप अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की तरह जा रहे हो? अगर हाँ तो फिर रोड्स भी अच्छी बन रही होंगी, कनेक्टिविटी भी हो रही होगी। देख रहे हो, पॉइंट से पॉइंट निकल जा रहा है, पॉइंट से पॉइंट बन जा रहा है, मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा। अच्छा, शहर में जा रहे हो, गांव में पैसा भेजते होगे, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब बैंक अकाउंट, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे अलग अलग चीजें आपके पास हैं कि नहीं है। व्हाट इज द लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी देखा जाता है। अच्छा, आपके पास पक्का मकान और मकान में, हाउस होल्ड में अलग अलग फैसिलिटीज या एमिनिटीज हैं या नहीं है। आप ये सारे पैरामीटर्स पर जज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द कॉम्पोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ रघुराम राजन की कोई देश कितना समृद्ध है, कितना देश तो कितना समृद्ध नहीं है, ताकि आपको पता चल सके कि देश में एक्चुअली ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। देखो यार, हमें तो ग्रोथ की भी आवश्यकता कम है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी बात है, बट वी शुड हैव इंक्लूसिव ग्रोथ। फर्क बता दूं दोनों का एक लाइन में। देश में अगर अंबानी जी और अडानी जी भी अमीर बनेंगे ना, तब भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती हुई दिखेगी, जीडीपी बढ़ती हुई दिखेगी, चंद कंपनियां भी तरक्की करें तो। बट क्या वो तरक्की सब में समान रूप से बटी हुई है? इफ अ फ्यू बिलियनियर्स ग्रो फर्दर, द जीडीपी ऑफ द कंट्री विल विजिबली बी राइजिंग, बट is the wealth being distributed equally amongst the people? That is something which we have to see. We have to push and boost inclusive growth in our country. Inclusive growth मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है पर उसका फायदा सब में समान रूप से बट पा रहा है। इट इज बीइंग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिवाइडेड विद द वेरियस सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। जहां पे हम जाति के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पे, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर के आधार पर भेदभाव करते हैं, रीजन के हिसाब से कि कोई मराठी है, कोई यूपी का है, कोई बिहार है, कोई कन्नडिगा है, ऐसे भेदभाव करते हैं, भेदभाव खत्म हो, सबको समान रूप से एक जैसा ग्रोथ और डेवलपमेंट मिले, वो इंक्लूसिव ग्रोथ का मेजर ऑब्जेक्टिव है और जो कि सरकार का मेजर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि आपको क्या है, पहली बात तो डिस्क्रिमिनेशन कम करना है। इनइक्वालिटीज दो तरीके से हैं, अपर और लोअर कास्ट, आपने ऐसे समाज को बांट दिया। वैसे मैं अपर लोअर जैसे किसी चीज में विश्वास नहीं करता, कास्ट में भी विश्वास नहीं करता। वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल आर इंडियंस, भारतीय हम पहले हैं,
पर आप ये समझो कि अपर और लोअर कास्ट में बट गया पहले तो समाज। हमें तो पहले ऐसे वर्टिकल इनइक्वालिटी, वर्टिकल लाइन बनी है ना, वर्टिकल कहते हैं ना इसे, हाँ जी इतना तो पता होगा, वर्टिकल लाइन सीधी लाइन, ऐसे ऊपर नीचे का जो फर्क आ रहा है, अपर लोअर का जो फर्क आ रहा है, वर्टिकल इनइक्वालिटी कम करनी है और हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी भी कम करनी है कि एक ही कास्ट के तहत भी तो गरीबी होगी, कुछ लोग अमीर होंगे उस कास्ट के और कुछ लोग गरीब होंगे उस कास्ट के। जैसे जनरल कैटेगरी में पुअर थे तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस कोटा आया ताकि अमीर और गरीब का भी फर्क जनरल कैटेगरी का कम हो, जो जनरल कैटेगरी में भी गरीब है उनको भी रिजर्वेशन और एजुकेशन का फायदा मिले। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा इसलिए दिया गया भारत सरकार ने 10% का। तो हम तो पहले चाहते हैं जी दोनों तरीके का, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे सीधी लाइन, मतलब जहां पे सब एक है, एक ही कास्ट के हैं, और वर्टिकल मतलब जहां अपर एंड लोअर, ऊपर नीचे का फर्क आ जाता है। हमें इन दोनों फर्कों को खत्म करना है, डिस्क्रिमिनेशन कम करना है, इनइक्वालिटी कम करनी है, और हमें इसके साथ साथ सारे सेक्टर्स की, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर की बैलेंस ग्रोथ को बढ़ावा देना है। तभी जाके गरीबी कम हो सकती है, पॉवर्टी कम हो सकती है। हैव और हैव नॉट्स, जिनके पास रिसोर्सेज हैं और जिनके पास नहीं है, उनके बीच का फर्क कम करना है। जितनी भी टेंशन्स, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे दंगे हों, वो कहीं ना कहीं गरीबी और इनइक्वालिटी, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी से शुरू होती है, जहां पे लोगों को रिलेटिव डिप्रीवेशन लगता है कि देखो हमें तो रिसोर्स का फायदा मिल नहीं रहा, देखो उस कास्ट के लोगों को, उस कम्युनिटी के लोगों को, उस रिलीजन के लोगों को, उनको कैसे फायदा मिल जा रहा है। रिलेटिव डेप्रीवेशन, DEPRIVATION, ये एक प्रॉब्लम बनती है। तो इसलिए तो भाई हमें इक्विटी को, समानता और समता को बढ़ावा देना है, इक्विटी और इनइक्वालिटी को, वास्तव में इन दो चीजों को बढ़ावा देना है, जिससे गरीबी और तेजी से कम हो सकती है। द पॉवर्टी कैन बी रिड्यूस्ड इन अ मच फास्टर वे। और इसके साथ साथ पॉवर्टी तो रिड्यूस होगी होगी, देश में इंक्लूसिव ग्रोथ भी आएगा, देश में डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे रिसोर्सेज, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक कैपेबिलिटीज, बेसिक सर्विसेज, बुनियादी जरूरतें जैसे एजुकेशन, हेल्थ मिल पाएंगी। और ये नहीं कि सिर्फ क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ देख रहे हो, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ भी देख रहे हो। समझ रहे मेरी बात, जो अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है ना। सरकार प्रोविजंस बनाए, स्कीम बनाए, डायरेक्ट गवर्नमेंट स्कीम चलाकर डायरेक्ट गरीबी कम करे, डायरेक्ट बेरोजगारी कम करे, एजुकेशन दे, हेल्थ दे। या सरकार, एक और अप्रोच होती है जिसे हम कहते हैं ट्रिकल डाउन अप्रोच, ट्रिकल डाउन अप्रोच भी फॉलो कर सकती है गवर्नमेंट, कि कुछ स्कीम का फायदा पहले कुछ लोगों को मिला। मान लो कुछ मैन्युफैक्चरर्स को, बिजनेसमैन को हमने पैसे दिए कि तुम बिजनेस करो, अपने बिजनेस में कम से कम 100 लोगों को नौकरी पर रखो। सरकार ने फायदा इनडायरेक्टली बिजनेस पर्सन को दिया, पर उससे 100 जॉब्स क्रिएट करी। तो ऐसा एक ट्रिकल डाउन अप्रोच। ट्रिकल डाउन का मतलब बहुत आसान भाषा में बताऊं, बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश हो रही है, बारिश हुई, शीशे पे पानी गिरा, बूंद धीरे धीरे नीचे की ओर बह जाती है। इसी को तो ट्रिकल डाउन कहते हैं, कि हम पहले फायदा कहीं और दे रहे हैं, उसका इंपैक्ट धीरे धीरे नीचे की ओर बह रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट दी फैक्ट्री ओनर्स को और उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। ये गरीबी को कम कर सकता है इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से चलना हमारे लिए जरूरी है दोस्तों। अब हम गरीबी को ऑफ कोर्स अलग अलग पैरामीटर्स पे नापते हैं। सिर्फ अमर्त्य सेन ने कहा है मियर लोनेस ऑफ इनकम इज नॉट पॉवर्टी, कि भाई किसी की इनकम थोड़ी कम है तो वो गरीब हो गया, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। मियर लोनेस ऑफ इनकम इज नॉट जस्ट पॉवर्टी। पॉवर्टी इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, बहुत विशाल का एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है अमर्त्य सेन जी के हिसाब से। तो इस बेसिस पर ना हमने अलग अलग इंडेक्स बना लिया, हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बना लिया, एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स बना लिया, जिसमें इंडिया की प्रोग्रेस को देखा जाता है। इंडिया 62 रैंक पे है 103 टोटल देशों में से, जहां पे ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसके अलावा समाज में कितना इंक्लूजन है, इसके अलावा इंटर जनरेशनल इक्विटी कितनी है, वो हम देखते हैं। अब हम उस पर चल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम चल रहे हैं अलग अलग इंडेक्सेस के ऊपर। बस एक याद रखना, ग्रोथ इज लाइक अ चाइल्ड गेटिंग टॉलर, क्वांटिटेटिव टर्म्स में आप मेजर कर रहे हो। डेवलपमेंट है कि भाई
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, आपने सुना होगा दोहा ना, तो भाई लंबा हो गया बच्चा, क्या करेंगे उसका, है। पाकिस्तानी और अफगानी बड़े लंबे चौड़े होते हैं, बट आर दे हैविंग स्मार्टनेस, ब्रेन, आर दे हैप्पी? और जनाब पानी नहीं आता, कैसे हैप्पी हो जाएंगे? इंडिया ने पानी भी देना बंद कर दिया, उनकी तो शिकायतें ही रहती हैं इंडिया से, उनकी तो प्रॉब्लम ही रिलीजन के बेसिस पर है कि आपका रिलीजन अलग, हमारा रिलीजन अलग, हम आपको मारेंगे। तो हाउ कैन दे बी हैप्पी विद सच अ नैरो पर्सपेक्टिव, यू अंडरस्टैंड? इसलिए बीइंग स्मार्टर, हेल्दियर, हैप्पियर, these are qualitative necessities which we want to promote in our country. तो डेवलपमेंट तो हो, पर क्वालिटी क्वांटिटी दोनों के साथ हो, ठीक है। अब यार अलग अलग इंडेक्सेस पे चलना है। HDI शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स बता दूं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या क्या पॉइंट याद रखना है आपको? सबसे पहली बात, इसके पैरामीटर। पहला पैरामीटर है आपका इंक्लूजन। इंक्लूजन शब्द का मतलब है कितने लोग समाज के साथ जुड़ जा रहे हैं और कितने लोग अभी भी बाहर हैं, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स प्राप्त कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, आर दे गेटिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स और नॉट। दिस इज व्हाट इंक्लूजन चेक्स और टॉक्स अबाउट। देन वी हैव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, G&D लिख रहा हूं शॉर्ट में क्योंकि हम 3 बार तो पढ़ चुके हैं कम से कम। और तीसरा पैरामीटर है कि इंटरजेनरेशनल इक्विटी। आपके मान लेते हैं पूर्वज, दादा कितने गरीब थे, फिर पिता कितने गरीब थे, क्या गरीबी कम हुई है तब से लेकर अब तक, क्या इक्विटी स्थापित हुई है, इज द डिफरेंस ऑफ पॉवर्टी नाउ फिनिश्ड, क्या गरीबी कम हुई है, ये देखता है। 3 पैरामीटर। तो इंडिया की 62 रैंक आई थी आउट ऑफ 103 कंट्रीज। वैसे तो इंडिया जैसे 74 एमर्जिंग कंट्रीज थे, इसमें एमर्जिंग इकोनॉमीज थे जो अभी डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग है। ये 2018 का इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स है, बुक में लिखा है, इसलिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है ना। कौन निकालता है ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग देख ली, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता चुका हूं। ये 2017 में शुरू हुआ था। सिर्फ जीडीपी को मत देखो, इंक्लूजन को देखो, सस्टेनेबिलिटी को देखो, लेबर की प्रोडक्टिविटी, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी कितनी बड़ी, जॉब्स कितनी बड़ी, आप ये चीजें देखो, ठीक है। इंडिया इसमें विकासशील देश, एमर्जिंग इकोनॉमीज की कैटेगरी में आता है। 2018 का जो ये लास्ट हमारा आया था, ठीक है, बुक में लिखा है इसलिए मैंने आपको बताया। एक और पैरामीटर है जी, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये हम पढ़ने भी वाले हैं अभी। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहाँ है? हाँ, MPI है ना। पहले इससे पहले हम HDI पढ़ लेते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट को देखता है ये भी अमर्त्य सेन और पाकिस्तानी महबूब उल हक ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कॉन्सेप्ट बनाया था, जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि आपके पास अपने लाइफ में अलग अलग चीज़ें करने के ऑप्शन हो, चॉइस हो, गरीबी की वजह से किसी एक चीज़ पर निर्भर ना रहो, डिपेंडेंट ना रहो, आपकी ह्यूमन कैपेबिलिटीज इतनी, आपको अलग अलग अवसर मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, आपकी कैपेबिलिटीज इतनी ज़्यादा हो, आप अपनी इच्छा से जी पाओ, किसी के दबाव में ना जियो। यू शुड हैव फ्रीडम, यू शुड हैव सर्टन ह्यूमन राइट्स गिवन टू यू। तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन जी ने ये कॉन्सेप्ट बनाया ताकि इक्वालिटी को बढ़ावा मिले, एनवायरनमेंट को भी सस्टेनेबल तरीके से प्रोटेक्ट करें, गरीब हो तो एम्पावर किया जाए आपको और प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब इसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, न्यूयॉर्क में ही हेडक्वार्टर है, वो HDI निकालता है हर साल, जहां पे एवरेज निकाला जाता है 3 चीजों का, हेल्थ, नॉलेज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। और ये हर साल आती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें अलग अलग कंट्रीज की परफॉर्मेंस की बात की जाती है। अब ये हेल्थ को 1/3 वेटेज मिला है, 1/3, 3 है ना। एजुकेशन या नॉलेज को 1/3 वेट मिला है,
और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी 1/3 वेट, मतलब सबको 1/3 1/3 1/3 बराबर का वेट 1/3 मिला है। द हायर अ कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट द हायर इज इट्स HDI वैल्यू। वैल्यू दी जाती है हर देश को 0 से 1 के बीच में, जितना 1 के करीब हो उतना डेवलप्ड हो, जितनी हाई वैल्यू मतलब 0.999 है तो उतने डेवलप्ड हो, और मान लो 0.100 है तो उतने कम डेवलप्ड हो, उतना अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है ना। तो 0 से 1 के बीच में ये नापता है। ये 1990 से 1990 से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के तौर पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाल रहा है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार इनको ही और अच्छे से देखते हैं। 3 पैरामीटर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड एट बर्थ, ये हेल्थ को शो करता है। पहला पैरामीटर, आपकी हेल्थ जितनी अच्छी होगी उतना लंबा जियोगे। तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जो इंडिया की एक टाइम पे 30-40 होती थी, आज वो ऑलमोस्ट 70 हो पाई है। पर इतना भी खुश मत हो, जापान की 80 है। कि ऑन एन एवरेज एक इंसान इतने साल जी सकता है बिकॉज ऑफ आवर एडवांस मेडिकल केयर टेक्नोलॉजी। एजुकेशन को दो तरीके से देखते हो आप, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, और एजुकेशन को 1/3 वेटेज मिल जाता है। पर ये 1/3 भी दो हिस्सों में बटा है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब जो स्कूल में बच्चा एंटर कर रहा है वो कितने साल एक्सपेक्टेड है पढ़ेगा, कितने साल की फैसिलिटी सरकार ने बना रखी है। स्कूल ही आपके देश में 5वीं तक है तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे उसके आगे। और मीन ईयर, मीन मतलब एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि अगर 25 साल का एक अडल्ट है तो उसने ऑन एन एवरेज कितने साल स्कूलिंग करी है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 12 साल, लाइक दैट, 10+2 जिसे हम कहते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग कहता है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, 25 साल का आदमी ऑन एन एवरेज कितने साल स्कूलिंग करके आया है, और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग बताता है कि बच्चा अगर आज स्कूल में एंटर हुआ तो ऑन एन एवरेज कितने साल इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये पढ़ाई करेगा। वो डिपेंड करता है सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है एजुकेशन की दिशा में। थर्ड है आपका लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड आपकी मंथली इनकम से पता चलता है। मेरा अगर महीने की इनकम 5 लाख रुपए होगी तो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगा। मेरी महीने की इनकम अगर 1 करोड़ होगी तो बहुत हाई होगा। शाहरुख खान, सलमान खान, बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स के साथ घूम रहा हूँ, पार्टियां कर रहा हूँ रोज। पर मेरा अगर महीने की इनकम ही 20,000 है तो मेरी लिविंग स्टैंडर्ड उतने अच्छे नहीं हो सकते। हो सकता है मेरे पास मर्सिडीज ना हो, मारुति हो, राइट, मारुति 800। तो वो वही तो शो कर रहा है कितनी इनकम है आपकी। इनकम को देख रहे हैं ना हम यहाँ पे, पर कैपिटा इनकम को देख रहे हैं हम आपके। तो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा मतलब नेशनल इनकम को हर एवरेज इंसान में डिवाइड करके देखो। जो हमने नेशनल इनकम में पर कैपिटा का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही यहाँ पे यूज हो रहा है। सबको 1/3 वेटेज मिली हुई। अगर कोई देश 0.550 से नीचे है तो वो लो डेवलपमेंट की रैंकिंग प्राप्त करता है। कोई देश 0.550 से 0.699 तक है तो वो देश मीडियम में आता है। कोई देश 0.700 से 0.799 तक है तो वो हाई कहा जाता है। और अगर 0.8 से कोई ऊपर है देश, कई सारे स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन है, तो वो एक्सट्रीमली हाई या वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्राप्त करते हैं। अब आपका होमवर्क रहेगा कि आपको इंडिया की करंट रैंकिंग देखनी है, ढूंढनी है, और कमेंट बॉक्स में नीचे मैसेज करनी है ताकि आप भी पढ़ो और बाकी बच्चे ही पढ़ें। आप सबके लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं, कर देना बाद में, ठीक है ना। तो ये HDI देखता है कि दो या दो से ज्यादा देश कैसे डेवलपमेंट पे एक दूसरे से डिफर करते हैं इन 3 पैरामीटर्स पर, लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन और हेल्थ। 3 डायमेंशन पर, ये 3 डायमेंशन है और 4 इंडिकेटर है, क्योंकि एजुकेशन के 2 इंडिकेटर है ना, बाकी सबके एक एक है। ये फर्क भी याद रखना है, कितने इंडिकेटर है, 4, डायमेंशन कितने हैं, 3, HDI को नापने के, ठीक। फायदा क्या है, एक सिंगल इंडेक्स है जिसमें सारी जानकारी एजुकेशन की, हेल्थ की और लेवल ऑफ इनकम की एक साथ एक रिलायबल तरीके से मिल जा रही है, जिसपे अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर किया जा सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट को कंबाइन करके अलग अलग चीजों को जोड़कर है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, नॉलेज है, लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जीने की कैपेबिलिटी है, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली इन डेटा का HDI ज्योमेट्रिक मीन आपने पढ़ा होगा ना, AM, GM, HM, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, पढ़ा है ये।
हाँ, तो ये अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन नहीं है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, GM है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के हिसाब से आप यहाँ पे HDI का इंडेक्स प्रिपेयर कर रहे हो, GM के हिसाब से HDI का इंडेक्स प्रिपेयर कर रहे हो, जिससे आप इन 3 डायमेंशंस पे कंट्री को देख पाते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। और क्या फायदा है और क्या सिग्निफिकेंस है? कंट्री को ट्रैक कर पाना बड़ा आसान होता है। पास्ट में उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, आज उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ऐसा ट्रैक कर पाना थोड़ा आसान बन जाता है। HDI एक ऐसा टूल है जो देश की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को मेजर करता है, देखता है, ट्रैक करता है कि कैसे चेंज आ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये चीज देखी जाती है इसमें। ठीक, सिमिलरली सरकार अपनी पॉलिसियां बनाने माफ कीजिएगा, सरकार अपनी पॉलिसी बनाने में HDI का डेटा यूज करता है। अगर पुअर HDI डेटा है तो मीडिया वाले पीछे पड़ जाते हैं सरकार के, क्या कर रहे हो, काम क्यों नहीं कर रहे। NGO वाले पीछे पड़ जाते हैं सरकार के, हाय 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 हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और सरकार से बदलाव करवाने की कोशिश करते हैं ताकि सरकार की अप्रोच चेंज हो और देश में इकोनॉमिक चेंजेस आने लगे। ऐसे ही अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही, HDI यूज किया जाता है हमारे देश की नेशनल पॉलिसी चॉइसेस को क्वेश्चन करने के लिए। The HDI can be used to question the national policy choices. सरकार अगर कोई स्कीम चला रही है, क्यों, क्या जरूरत है। अभी हैदराबाद के अंदर एक जंगल काटा गया, वहां पे एक IT पार्क बना रहे हैं, वो सब है। भाई आप एनवायरमेंट डैमेज कर रहे हो, क्या रीजन था, और कहीं क्यों नहीं बनाया जा सकता था। तो सरकार की पॉलिसीज, या जब दो देश, जैसे मान लेते हैं इंडिया की HDI बहुत पुअर रहती है, तो बहुत छोटा देश जो बहुत गरीब है उसके बराबर हमारी HDI रहती है, तो हमारे पे सवाल तो उठेगा, सरकार पे सवाल तो उठेगा ना, आप अभी भी उतने ही कम डेवलप्ड क्यों हो, ट्रैक करा जा सकता है आसानी से। ठीक है ना। अच्छा, HDI की कुछ क्रिटिसिज्म भी है भाई। सबसे पहला क्रिटिसिज्म है, इट इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। चंद चीजें नाप कर, चंद चीजें देखकर आपको लग रहा है कि आपने पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट का पैरामीटर समझ लिया। सिर्फ 3 चीजें होती है, पक्का मकान है या नहीं, सोसाइटी में आपकी इक्वालिटी का ट्रीटमेंट मिलता है या नहीं, इज्जत है या नहीं। HDI इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ग्रॉस नेशनल इनकम देख तो रहे हो, इनकम कुछ लोगों की ज्यादा होगी, कुछ की कम होगी, इनइक्वालिटी तो फिर भी एग्जिस्ट कर सकती है। अंबानी जी और अडानी जी की इनकम ज्यादा है, वो सबकी एवरेज बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, कोई भिखारी है वो 100 रुपए दिन का कमाता है, उसकी इनकम कम है, फिर भी वो एवरेज इनकम में आ जाएगा। एवरेज का यही तो है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास में 10 बच्चे, सबके वेट का एवरेज निकाला जा रहा है। मैं मोटा 100 किलो, बाकी बेचारे 50-50 किलो, तो मेरी वजह से सबका वेट ज्यादा दिखेगा, एवरेज मैंने बढ़ा दिया। ठीक है ना। एग्जाम्पल दूं, मेरी क्लास के बच्चे, 9 बच्चों का वेट है 50 किलो, और मेरा वेट है 150 कर देते, चलो मैं भारी भरकम बच्चा 150 किलो का, टोटल वेट अगर देखेंगे ना तो 600 आएगा 10 बच्चों का, मतलब 60 किलो ऑन एन एवरेज। अब वो बेचारे 50-50 किलो के, उनको 60 किलो का शो किया जा रहा है मेरे 150 किलो होने की वजह से। ये होता है एवरेजेस का खेल, और ये यहाँ भी हमारे को परेशान कर रहा है। ठीक है ना। इसलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देख रहे हो आप इनकम के हिसाब से, पर वो पर कैपिटा इनकम सही डेटा नहीं देता कई बारी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज मेजर्ड बाय मेजरिंग फैक्टर्स बिटवीन 0 to 1. This means that certain countries that already have a high life expectancy, like Japan, they do not have much scope of improvement. पहले कोई देश 80 है, 80 से क्या 100 थोड़ी ना कर लेंगे, 100 साल थोड़ी ना जीने लगेंगे लोग वहां पे। कुछ लोग ही जीते हैं, ज्यादातर लोग तो जी भी नहीं पाते 100 तक। कुछ लोगों की तो अकाल मृत्यु हो जाती है, बहुत कम एज में डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट्स की वजह से, ड्रग ओवरडोज की वजह से। तो यार कुछ चीजों में तो हम बिल्कुल चेंज ज्यादा कर ही नहीं सकते ना, हेल्थ जैसे पैरामीटर पर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे पैरामीटर पर, तो वहां पे हम फंस जाते हैं, रुक जाते हैं कि हायर ह्यूमन डेवलपमेंट हम कैसे हासिल करेंगे। समझ रहे मेरी बात। तो ये था आपका HDI जो हमने पूरी तरह पढ़ा। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, IHDI।
इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये 2010 से चल रहा है। यहां पे वो तीन चीजें जो थी, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके साथ साथ चौथा पैरामीटर, चौथा डायमेंशन इन इक्वालिटी का, जिसकी वजह से ग्रोथ कम हो जाती है। भाई किसी भी देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट इन इक्वालिटी, गरीब और अमीर के फर्क की वजह से कम हो जा रही है। IHDI उसको ही फोकस में लेकर आ रहा है। 2010 में ये बना था। IHDI उसी HDI के साथ इनइक्वालिटी को ही देख रहा है। The IHDI value equals the HDI value when there is no inequality across people, but falls below the HDI value as inequality rises। जैसे ही इनइक्वालिटी बढ़ती है, डेवलपमेंट घटता है। ये रिश्ता है दोनों का, ऐसा रिश्ता है दोनों का। तो हमने यहां पे इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट भी किया हर डायमेंशन में। इनइक्वालिटी एडजस्टेड इनकम, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एजुकेशन, इनइक्वालिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ में, एजुकेशन में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, ये चौथा पैरामीटर इनइक्वालिटी का हमने डाला। हमने देखा इनइक्वालिटी ने डेवलपमेंट को कितना मारा, कितना खा लिया, कितना नोच दिया, कितना कैनिबलाइज कर दिया। ठीक है ना? क्योंकि इनइक्वालिटी की वजह से इनकम है तो कम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है लोगों में। इनइक्वालिटी जेंडर के हिसाब से हो सकती है, कास्ट के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, इन सब के हिसाब से होती है। ठीक है? इंडिया का जैसे लॉस फ्रॉम इनइक्वालिटी HDI के अंदर 31.1% था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ऑलमोस्ट 17.3%, एजुकेशन में 36.9 और इनकम के अंदर 37.4। और इंडिया का IHDI वैल्यू 2022 में 0.444 आया था। ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछा एग्जाम में, पर इंडिया ने बहुत हैवी और नेगेटिव प्राइस पे किया है बिकॉज ऑफ IHDI। मतलब इससे पता चल पा रहा है हमें, बिकॉज ऑफ पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है? नॉर्मल हमारा HDI 0.644 के आसपास रहता है, IHDI उसे 0.444 ले जा रहा है, 0.6 से 0.4 तक गिरा दे रहा है नीचे। तो ये इंडिया की परफॉर्मेंस को बहुत पुअर तरीके से शो कर रहा है। और हमारे पड़ोसी देखो, हमारी 134 रैंक थी, हमारे जो 2023-24 का HDI आया था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी। 134 रैंक पे खुश मत हो जाओ, क्योंकि 193 देशों में से है। हमारे नीचे भूटान 125 पे, नेपाल 146 पे है, पाकिस्तान 164 पे है। बट भूटान और बाकी देश, श्रीलंका हमसे बेटर पोजीशन पे है। चाइना 75 पे है। हम कब तक पाकिस्तान को अपना कॉम्पिटिटर मानेंगे और कंपेयर करते रहेंगे? चाइना को मानो। चाइना इज एट 75 पोजीशन। अब देख रहे हो आप कितना हम पीछे हो गए हैं। ठीक है? एक और यहां पे कॉन्सेप्ट आता है IHDI जैसा, प्लैनेटरी प्रेशर HDI, कि हमारे प्लैनेट पर कितना प्रेशर पड़ रहा है उसको एडजस्ट करता हुआ HDI है। HDI सबका देख रहे हो, पर जो ये प्लैनेट पर रिसोर्सेज का नाश हो रहा है ना, इसको हम 2020 से देख रहे हैं कि जो कार्बन उत्सर्जन, कार्बन एमिशन हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रहा है, राइट? पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न कर रहे हैं, जमीन खोद के मेटल्स निकाल ले रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करके हमारे प्लैनेट पर, अर्थ पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। और उसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट कितना गिर जा रहा है, ये प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI देखता है। PPHDI यही चीज देखता है। ठीक है ना? तो अब आपने इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI का कॉन्सेप्ट देखा, अभी प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI का देखा। कब आया था प्लैनेटरी प्रेशर? 2020 में आया था। क्या देखता है? कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है, कितना फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे हो, कितना मेटल्स को माइन कर रहे हो, उससे हमारे देश के ऊपर क्या फुटप्रिंट क्रिएट हो रहा है, ह्यूमन प्रेशर की वजह से हमारी एनवायरनमेंट पे, हमारे प्लेनेट पे क्या फुटप्रिंट क्रिएट हो रहा है, अब ये देख रहे हो। इससे पहले इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI देखा, जिसमें 3 पैरामीटर, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में
गरीब और अमीर का जो फर्क होता है, इनइक्वालिटी का जो फर्क होता है, वो किसी समाज को, किसी देश को कितना इंपैक्ट कर जा रहा है उसके हिसाब से देख रहे हो। कि नॉर्मल एचडीआई में हमारा स्कोर 0 से 1 के बीच में 0.644 होता था, तो इनइक्वालिटी एडजस्टेड वो 0.444 हो गया, गिर गया। ये एक प्रॉब्लम हमें देखने मिलती है। इनइक्वालिटी एडजस्टेड का फायदा ये है कि एक्चुअल लेवल ऑफ डेवलपमेंट बताता है। हमारी आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ था, हमें लग रहा था बहुत तरक्की हो गई नंबर्स के टर्म में, पर तरक्की तो कुछ लोगों की हुई है भैया। ज्यादातर हमारी जो आबादी है, a majority of our population did not get developed. It was allowed, it allows a direct link to check inequality in dimensions of HDI, कि कितना ह्यूमन डेवलपमेंट में इनइक्वालिटी की वजह से लॉस हुआ है। इट कैन हेल्प इन मेकिंग एवेल्युएटिंग पॉलिसी, सरकार योजनाएं बना सकती है इनइक्वालिटी की एक्चुअल सिचुएशन को समझकर। जैसे पीएम किसान योजना बनाई है सरकार ने, 6,000 रुपए अगर आप किसान हो तो आपको साल का मिलेगा, चार महीने के गैप में, मतलब 4+4+4, 3 किस्तों में 2,000 रुपए आपको मिलेंगे। टोटल हो गए 6,000 रुपीज अंडर द पीएम किसान योजना, किसान सम्मान निधि इसकी फुल फॉर्म है। अगर आप एक किसान हो तो कितनी बढ़िया स्कीम है किसानों की गरीबी कम करने के लिए, उनको एक कुशन, एक कुछ तो इनकम प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, अब हम आईएचडीआई के लिमिटेशंस की ओर चलते हैं। IHDI captures the inequality in distribution of the HDI dimensions. सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के एस्पेक्ट को, जहां पे रिसोर्स बांटे जा रहे हैं, एजुकेशन कितनी सप्लाई की जा रही है सरकार के द्वारा, हेल्थ फैसिलिटी कितनी सप्लाई की जा रही है, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को देख रहा है तो बड़े लिमिटेड स्कोप में रह जाता है। मतलब ये पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बन पाता, सिर्फ इनइक्वालिटी का डायमेंशन ही देख रहा है। देखो यार, सबसे बड़ी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन अपनी जगह है, रिसोर्स जनरेशन, सरकार रिसोर्सेज जो इकट्ठा करती है, मान लो किसी से छीन के इकट्ठा कर रही है, उसको उसका जायज पैसा भी नहीं मिल रहा, तो वहां भी इनइक्वालिटी क्रिएट हो सकती है। जैसे कई बार ट्राइबल्स को अपनी जमीनों से, जहां पे वो रहते हैं, वहां पे माइनिंग करने के लिए हटा देती है सरकार, कि यहाँ पे तो माइनिंग का काम चलेगा जी। तो मुद्दे की बात यही है दोस्तों, कि IHDI सिर्फ इनइक्वालिटी को देख रहा है। इट इज नॉट एसोसिएशन सेंसिटिव, विच मीन्स दैट इट डज नॉट अकाउंट फॉर ओवरलैपिंग इनइक्वालिटी। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आती है, एक इंसान ना मल्टीपल इनइक्वालिटीज का सामना कर सकता है। ये देखेगा आइदर इनइक्वालिटी इन हेल्थ, या ये देखेगा इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। यार, एक इंसान जिसकी हेल्थ भी खराब है, एजुकेशन भी नहीं है, लेवल ऑफ इनकम भी पुअर है, वो तीनों इनइक्वालिटीज का सामना कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक बारी में एक ही डायमेंशन को देख रहा है। इसलिए मैं कह रहा था इसका बड़ा लिमिटेड स्कोप है IHDI इंडेक्स का। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि बनाया जाता है जेंडर के लेवल पर इनइक्वालिटी को देखने के लिए। ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का ही पार्ट है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जब आती है, उसमें जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी आता है। ठीक। GDI एक रेशो है, कंपैरिजन रेशो है, किस किस का? फीमेल HDI डिवाइडेड बाय मेल HDI। तो देश की सारी महिलाओं का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाल लो, मान लेते हैं 0.6 आ रहा है। देश के सारे मेल्स का निकाल लो, मान लेते हैं 0.8 आ रहा है। ठीक है ना। तो मतलब फीमेल्स का कम है, और हम यही नाप रहे हैं कि मेल और फीमेल में फर्क क्या है। फीमेल को न्यूमरेटर, भाई एक फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर दिया गया है, और मेल को डिनोमिनेटर दिया गया है। ये जेंडर गैप नाप रहा है। और उन्हीं 3 फैक्टर्स के ऊपर जो HDI के अभी पढ़े थे, हेल्थ जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ था, एजुकेशन जिसमें 2 थे स्कूलिंग के, तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो GNI ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा हमने पढ़ा था। उन्हीं के आधार पर मेल का अलग कर लिया, फीमेल का अलग कर लिया। मेरे को इसमें एक कमी लगती है, व्हाट अबाउट द ट्रांसजेंडर्स, उनका क्यों नहीं सोचा जा रहा? अच्छा, अभी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 जो आई थी, उसके तहत इंडिया की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी जेंडर गैप को खत्म करने में। इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, सीधी सी बात यह है। इंडिया की GDI वैल्यू 2022 के अंदर 0.852 थी। यार 1 हो तो बेस्ट रहता है। मेल्स का एक्चुअली में 0.684 था, और फीमेल्स का था कम, 0.582। ये रटने की जरूरत नहीं है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बता रहा हूं कि यार अगर ये 0.6 अपॉन 0.6 होता तो बढ़िया रहता, 1 आता फिर आंसर।
इतना तो मैथ्स आता होगा ना, फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, पर रियलिटी में न्यूमरेटर कमजोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि फीमेल्स की सिचुएशन हमारे समाज में कमजोर है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती, इनकम लेवल नहीं है, क्योंकि कमाने के लिए ज्यादातर मेल मेंबर्स ही निकलते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये मैं कहूंगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ में फीमेल ठीक करती है, 69-70 ईयर्स के आसपास एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल की होती है, मेल की 66 के आसपास है। और कहावत है ना, औरतें लंबा जीती है, तो यस उसमें है अच्छा, बट एजुकेशन में और इनकम में फीमेल सफर कर रही है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंडियन फीमेल्स की अगर आप पर कैपिटा इनकम देखोगे, लगभग $3,000 है, लगभग $3,000 है बेटा। अब खुश मत हो जाओ, क्योंकि मेल मेंबर्स की लगभग 10 से $11,000 है, मेल मेंबर्स की। तो इनकम में इतना फर्क दिख रहा है आपको, इसलिए फीमेल्स की जो अचीवमेंट है वो थोड़ी पीछे रह जाती है, एजुकेशन और इकोनॉमिक रिसोर्सेज या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुअर होने की वजह से। और ये 1 से कम आता है। 1 से कम कैसे आएगा, ये लगा लो ना, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.8 का एग्जांपल दिया था मैंने, या इसको ही कैलकुलेट कर लो तो 1 से कम आएगा ना। तो मैं यही तो समझा रहा हूं आपको कि मेल और फीमेल में कितनी इनइक्वालिटी है। अगर इनइक्वालिटी नहीं है तो आंसर 1 आएगा। हो सकता है कुछ देश में फीमेल ज्यादा पढ़ी हो, फीमेल के लाइफ ज्यादा हो और इनकम लेवल ज्यादा हो, तो वहां पे 1.1, 1.2, 1.3 भी आ सकता है। समझ रही हो मेरी बात? इस तरीके से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चलता है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स का। ये कौन निकालता है? भाई मैंने क्या बोला था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है यूएनडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के साथ आता है, तो ये भी तो यूएनडीपी निकालता होगा। फटाफट रिवाइज कर लें, कुछ पॉइंट्स में याद कर लेना। पहला, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के साथ आता है जीडीआई। दूसरा, ये मेल और फीमेल के एचडीआई का कंपैरिजन है। तीसरा, वही 3 पैरामीटर्स यहाँ यूज हो रहे हैं। चौथा, इंडिया का जीडीआई पुअर है क्योंकि फीमेल्स का इनकम लेवल और एजुकेशन लेवल मेल्स के मुकाबले कम है। अगर मेल 7.6 ईयर्स तक मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग करते हैं तो फीमेल्स का सिर्फ 5.5 है, क्योंकि कम उम्र में बच्चियों की पढ़ाई छुड़ा दी जाती है, उनकी शादी करा दी जाती है, और ये एक प्रॉब्लम बनती है। इनकम लेवल में भी फर्क है, इनकम लेवल में भी कमी है दोस्तों, दोनों के पर कैपिटा इनकम के बीच में, जिस वजह से इंडिया का 1 से कम आता है। 1 एक बेंचमार्क है कि भाई कंप्लीट इक्वालिटी, जितना मेल्स को फायदा मिल पा रहा है उतना ही फीमेल्स को मिल पा रहा है या नहीं, इसलिए 1 एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है बेटा। तो ये आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स आपने देखा। अब ये ऐसे ही मैंने बताया ना, मेल का अलग एचडीआई देखोगे, फीमेल का अलग देखोगे, फीमेल का न्यूमरेटर में, मेल का डिनोमिनेटर में आएगा और कंपेयर करोगे। फायदा क्या है? जेंडर गैप अच्छे से समझ आ पाता है, इन तीनों एरियाज के अंदर कितना जेंडर गैप बन गया है उसको समझ पाते हो, और फिर उसको सॉल्व करने की सरकार अपनी पॉलिसीज से, योजनाओं से कोशिश करती है। ये फायदा है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि ये एचडीआई पे डिपेंडेंट है, एचडीआई से अलग होकर इंडिपेंडेंटली ये अपने स्कोर को नहीं बता सकता। इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन एचडीआई स्कोर। मेल का एचडीआई, फीमेल का एचडीआई निकालने के बाद हम ये निकालते हैं, तो पहले एचडीआई निकलेगा फिर ये आएगा, क्योंकि अपने आप में ये इंडिपेंडेंट नहीं है बेटा, ये एचडीआई के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है जी। अब हम देखने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। एक और इंडेक्स है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज GII, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। अब ये एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हो वही है, जेंडर गैप को ही देखता है। ये भी एक इंडिकेटर होता है जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 2010 के बाद से ला रही है, जिसमें ना अब हम स्पेशली फीमेल्स की सिचुएशन को देखते हैं कि वो कितनी अनइक्वल है मेल के मुकाबले। ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या क्या देखते हो, एचडीआई से थोड़ा फर्क आ जाता है। यहाँ पे आप हेल्थ को देखते हो, वहां भी देखते थे। एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और जॉब मार्केट में कितनी पावर है फीमेल्स की, इसको देखता है। और लेबर मार्केट, मतलब जॉब मार्केट में कितनी पावर है फीमेल्स की, जॉब मार्केट पार्टिसिपेशन या लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन कितना है, भाई एक्चुअली में फीमेल्स कितना काम कर पा रही हैं, उनके पास नौकरियां कितनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, ये देख पाते हो आप। तो जीआईआई हमारे देश की प्रोग्रेस को दिखाता है कि हम कितना ज्यादा फीमेल एम्पावरमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर पाए हैं। इंडिया का डेटा 2023-24 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, जिसमें जीआईआई आया था, 108 रैंक थी, 108 रैंक थी।
166 कंट्रीज में से हम 108वें स्थान पे थे, 108th पोजीशन पे थे। इंडिया में भाई बर्थ रेट बहुत हाई है। आपको पता है कई लड़कियां तो 18 साल होने से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज, पुअर एजुकेशन होने की वजह से वो नहीं बन पाती है। यही हमें फर्क समझना है कि डेवलपमेंट कितना बटा हुआ है, मेल्स का कितना हो पा रहा है और फीमेल्स का कितना हो पा रहा है। जहाँ पे फीमेल्स के आप जेंडर डिस्पैरिटीज को, जेंडर में डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है, वो इन पैरामीटर्स को देख सकते हैं। हेल्थ में एक एस्पेक्ट आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या फीमेल के पास इतनी आज़ादी है कि वो अपनी इच्छा से जब चाहे तब बेबी करना चाहे, या उनको फैमिली प्रेशर में दबकर जबरदस्ती बेबी डिलीवर करना पड़ता है? ये देखा जाता है। कितने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में एमपी और एमएलए फीमेल्स हैं? अभी तो बहुत पथेटिक स्टेट है भाई, आधी आबादी है, ये 12-14% के करीब लोकसभा के एमपी फीमेल्स हैं, आधी आबादी देश की होने के बावजूद। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स अगर एक लाइन में बोलूं तो 2010 में इंट्रोड्यूस किया ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो आती है, उसके तहत यूएनडीपी ने, जो देखता है कि कितना मेल और फीमेल में फर्क है, फीमेल के 3 एस्पेक्ट्स को फोकस करके। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्या उनके पास अपने फैसले, अपने बॉडी के लिए, अपने शरीर के इस्तेमाल के फैसले खुद से लेने की आज़ादी है? ये कम उम्र में शादी तो नहीं कराई जाती? क्या बच्चा पैदा करने का प्रेशर तो नहीं क्रिएट किया जाता? इतना एम्पावरमेंट है या नहीं है? दूसरा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। एमपी एमएलए क्या फीमेल्स हैं? क्योंकि एक फीमेल ही दूसरे फीमेल की प्रॉब्लम समझ पाएगी, पार्लियामेंट में उनके लिए लॉ बनवा पाएगी और उनकी आवाज उठा पाएगी। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन या लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, ये तीसरा एस्पेक्ट है आपका। लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन के तहत हम देखते हैं कि कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज फीमेल के पास है। तो ये आपने देखा इंडिया की 108 रैंक 2023-24 के एचडीआई के तहत, एचडीआर रिपोर्ट के तहत, और 166 कंट्रीज में से इंडिया का अडोलेसेंट बर्थ रेट ना काफी पुअर है। ऑल्दो हम इम्प्रूव कर रहे हैं, बट हमारा एडोलेसेंट बर्थ रेट 16.3, मतलब लगभग 16 बच्चे अडोलेसेंट महिलाओं को जो 18 भी नहीं हुई हैं उनको पैदा हो रहे हैं। ये पहले 17 होता था, 17.1, 4 साल पहले। धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। हमें इसे कम से कम करना है, एडोलेसेंट बर्थ रेट को। ओके। जेंडर गैप है, अच्छा, हमारा लेबर फोर्स के अंदर भी बहुत बड़ा जेंडर गैप है। मतलब 15 साल से लेकर 60 साल की फीमेल्स के अगर बीच में अगर आप देखोगे, टोटल वर्क फोर्स में लगभग 75% के करीब महिलाएं हैं, सॉरी 75% के करीब पुरुष हैं, मेल हैं, और कुछ 1/4, 24-25% के करीब महिलाएं हैं। मतलब एक बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आ रहा है। ज्यादातर हमारे देश में वर्कर्स, लेबर एम्प्लॉइज मेल है, और उसके पीछे रीजन है पैट्रियार्की। घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता औरतों को, उनके लिए सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है। ऑफिस जाते हैं तो बॉस और एम्प्लॉइज छेड़खानी करते हैं, सेक्सुअल आपके ऊपर हरासमेंट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास एक लॉ भी है जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यार हमारे पास तो कानून भी है बकायदा, ताकि हम अपने देश के अंदर इस प्रॉब्लम को रोक सकें, बट ये अभी भी है, जिस वजह से फीमेल वर्कफोर्स बहुत कम है। एजुकेशन लेवल भी अगर फीमेल हासिल करती है तो उसको छुड़ा दिया जाता है कि घर पे बैठो, घर संभालो, आपको बाहर जाके कमाने की जरूरत नहीं है, मेल मेंबर्स तो कमा ही रहे हैं, पैसा तो आ ही रहा है। एक ये प्रॉब्लम भी आपको देखने मिलती है, जिस वजह से इंडिया के अंदर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ऑल एंड ऑल पैट्रियार्की, पितृ सत्तात्मक सोच, जहाँ पे मेल मेंबर्स डिसाइड करते हैं फैमिली के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उस सोच की वजह से फीमेल्स को दबा दिया जाता है। ठीक है ना? ये आपका इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को समझाता है। इसमें 5 इंडिकेटर हैं और 3 डायमेंशन। डायमेंशन लेबर मार्केट याद करा, एम्पावरमेंट याद करा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ याद करा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अडोलेसेंट फर्टिलिटी, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जो प्रेग्नेंट होकर डिलीवर करना पड़ रहा है बच्चे, मटरनल मोर्टालिटी, वो माताएं, वो लेडीज जो कि बेबी डिलीवर करते जिनकी डेथ हो जाती है, ये दिखाता है कि हमारी सीरियसनेस कम है फीमेल प्रेगनेंसी को सेफ बनाने के बारे में। पहले तो लोगों के घरों पे ही बच्चे होते थे, दाइयां करती थी, अब एटलीस्ट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हॉस्पिटल में तो हो रही है। अब मिडवाइफ नहीं, प्रॉपर डॉक्टर और नर्सेस डिलीवर करते हैं बेटा। कहीं ना कहीं मैटरनल मोर्टालिटी रिड्यूस हुई है उससे। और लक्ष्य नाम का एक इनिशिएटिव है, सुना है कभी नाम? लेबर रूम क्वालिटी के बारे में लक्ष्य इनिशिएटिव है।
जो लेबर रूम जहाँ पे लेडी डिलीवर कर रही है उसमें कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स यूज होने चाहिए। मेडिसिन हो, जो भी इक्विपमेंट, आपको पता है एक बार कुछ फीमेल्स की सर्जरी की जा रही थी, नसबंदी की जा रही थी टू बी एग्जैक्ट, ट्यूबेक्टमी, और मतलब ट्यूबेक्टमी कहते हैं उसे। उस दौरान कुछ सिजर्स और कुछ स्कालपेल जो चाकू होता है डॉक्टर का उसका यूज किया गया। हर औरत को उसी उपकरण से ऑपरेट किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार एक स्टेराइल इक्विपमेंट किसी एक फीमेल पे यूज हो गया, उसे थ्रो कर दो, यूज एंड थ्रो होता है। बट वो सारी, क्योंकि रिसोर्सेज और इक्विपमेंट की कमी थी, डॉक्टरों के पास इक्विपमेंट ही नहीं थे, तो भाई सबका सर्जरी एक ही टूल से कर दी और सब में इन्फेक्शन फैल गया और कई फीमेल्स की डेथ हो गई दोस्तों। ये हमारे सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स और हेल्थ केयर में फीमेल्स के बारे में सीरियसनेस कम होने को शो कर रहा है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है डायमेंशंस के बारे में, इंडिकेटर के बारे में, तो ये रट लो, ये बनते हैं क्वेश्चन। एम्पावरमेंट में एजुकेशन और पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन है? अभी तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में 1/3 सीट्स पर फीमेल काउंसलर्स के लिए रिजर्व किया जाता है। मतलब अगर 90 सीटें हैं जहां पे चुनाव लड़ा जा रहा है म्युनिसिपैलिटी में, तो 30 सीटें कम से कम फीमेल्स के रिजर्व होंगी। और लेबर मार्केट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बता दिया। ये 3 डायमेंशन, 3D और 5 इंडिकेटर्स अच्छे से याद कर लेना बेटा। इस पे सवाल बनता है क्योंकि चांसेस हैं इस पे पूछा जाएगा क्वेश्चन। सर क्यों निकाला जाता है GII? देखो यार, सबसे बड़ी बात, आप किसी भी फीमेल की ना फिजिकल और मेंटल हेल्थ को समझ पाते हो। फिजिकल हेल्थ भी देख रहे हो, मेंटल हेल्थ तब देखी जाती है कि उनको कितनी फ्रीडम मिल पा रही है। हम चाहते हैं सेफ मदरहुड को बढ़ावा देना। जो लेडी बेबी डिलीवर करने जा रही हैं उनके लिए सेफ्टी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की होनी चाहिए। इसके अलावा अर्ली चाइल्ड बियरिंग पोज हेल्थ रिस्क, कम उम्र में अगर लेडी डिलीवर करती हैं तो वो उनके और उनके बच्चे के लिए हेल्थ का एक जोखिम, एक रिस्क क्रिएट करता है। अर्ली मैरिजेस एंड चाइल्ड बियरिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन स्कूल ड्रॉप आउट। मेरे को ना दंगल मूवी का एक सीन याद आ रहा है, जहां पे बच्चियों के बाल कटा दिए जाते हैं, उनसे पहलवानी कराई जाती है, और वो अपनी दोस्त की शादी में जाती है जहाँ पे कहते हैं देखो यार ऐसा बाप कहाँ होता है, हमारी बच्ची है, हमारे बाल कटा दिए, बाल नहीं बढ़ने दे रहे, हमें जबरदस्ती खाना खिलाते हैं कि हम तगड़े बने। और हमारी बेसिकली स्कूल में मजाक उड़ता है कि देखो लड़कों जैसे बाल हैं। उसने कहा तुम्हारे बाप ने तुम्हें आगे बढ़ने की तो कोशिश करवाई, मेरे पिता को देखो, मेरी कम उम्र में 12-13 जो भी साल की उम्र होती है शादी करा रहे हैं। दंगल मूवी, आमिर खान वाली मूवी का एक मेरे को बहुत अच्छा डायलॉग लगा। तो मैं यही एग्जाम्पल आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई बच्चियों को स्कूल छुड़ा दिया जाता है, क्यों? क्योंकि शादी करा दी जा रही है। शादी करा दी जा रही है तो फिर भाई अर्ली एज में प्रेगनेंसी, अडोलेसेंस में, बिफोर 18 की एज में प्रेगनेंसी का भी एक डर है। इट इज नॉट सेफ फॉर अ गर्ल टू डिलीवर एट सच एन अर्ली एज, बिकॉज वो उनके हेल्थ को बहुत सारे रिस्क, जोखिम में डालती है। इसलिए हम एक सेफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चाहते हैं। हम चाहते हैं फीमेल जब रेडी हो मेंटली और फिजिकली, तब वो बेबी डिलीवर करे, ना कि किसी के प्रेशर में या फैमिली के दबाव में। इसके लिए ये इंडेक्स देख रहा है और वैल्यू असाइन कर रहा है, वेटेज असाइन कर रहा है कि फीमेल्स को कितना पढ़ा लिखा रहे हैं, उनकी हेल्थ पे कितना ध्यान दे रहे हैं, उनकी कम उम्र में शादी तो नहीं करा दे रहे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखो, अब लेडी पढ़ी लिखी होगी, जॉब ढूंढने में तकलीफ, काम ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी। जितना मेल मेंबर्स आगे बढ़ पाते हैं उतना ही कंधे से कंधे मिला के फीमेल मेंबर्स भी आगे बढ़ पाएंगी। भाई मैं अपनी फैमिली का बताऊं तो मेरी फैमिली में भी सबसे ज्यादा एजुकेटेड और सक्सेसफुल, राइट, मेरी कजन बहन है, कजन सिस्टर है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट MBA कॉलेज से पढ़ी है। शी हैज वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरी इन द फैमिली, राइट। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हम कंधे से कंधे देख पा रहे हैं कि मिला के चल रहा है, हमारे परिवार का एक हिस्सा, हमारे परिवार की एक फीमेल। ऐसे ही हर फैमिली में होना चाहिए। आप उन्हें पीछे पुल मत करो, आगे पुश करो, आगे बढ़ो, मोटिवेट करना जरूरी है। सो ये जेंडर डिस्पैरिटी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स मतलब वर्क फोर्स, कितने लोग काम कर रहे हैं, नौकरी पेशा है, उसमें खत्म होना चाहिए। और पॉलिटिकल लीडरशिप तो मैंने बता दिया ना, एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। तो अब जब एक बार इलेक्ट होके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में जाएंगी, तो वो ऐसे कानून बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे पार्लियामेंट को जो फीमेल फ्रेंडली हो। कहीं पे भी फीमेल के खिलाफ कुछ होता है वो आवाज उठाएंगी ताकि फीमेल्स के लिए प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड किए जा सके। अच्छा, यहाँ पे एक और शख्स आते हैं, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने कहा है कि भाई मियर लोनेस ऑफ इनकम इज नॉट पावर्टी, कि सिर्फ कोई कम पैसा कमा रहा है
तो वो गरीबी नहीं होती है। गरीबी मल्टी डायमेंशनल होती है। पावर्टी इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। एजुकेशन ना होना, हेल्थ पुअर होना, आप इतना पैसा भी नहीं कमा पा रहे कि आपके कंजम्पशन के ऊपर पैसा खर्चा जा सके। आप इतना पैसा नहीं कमा पा रहे कि 2 टाइम का 3 टाइम का खाना खा सको। ठीक है जी। तो अमर्त्य सेन जी ने किताब लिखी डेवलपमेंट एज फ्रीडम, कि जिस देश में डेवलपमेंट आता है सबसे पहले वहां के लोगों को आजादी, अपने सोच की आजादी, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसर लेने की आजादी। अब भाई सुपर 30 मूवी ऋतिक रोशन की, मैं मूवी को बहुत एग्जांपल देता हूँ, उसमें वो आनंद कुमार बने हैं जो एक कोचिंग टीचर हैं बिहार के, आईआईटी के लिए पढ़ाते हैं। सुपर 30 करके आपने सुना होगा नाम। तो वो ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाना चाह रहे थे पर उतने पैसे थे नहीं। नाउ इफ ही हैड मनी ही वुड हैव गॉन। डेवलपमेंट होता देश के अंदर, उनके परिवार के पास भी पैसे होते, या लोन मिल जाता, या कोई भी फायदा मिल जाता, तो ही वुड हैव सच अ फ्रीडम कि वो जाके पढ़ते और पढ़ाई करके अपने देश का ही नाम रोशन करते हैं ना। तो डेवलपमेंट एज फ्रीडम एक किताब है जो कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बारे में, अमर्त्य सेन जो इंडिया के एक बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट है, नोबेल प्राइज जीते हैं, इन्होंने 1999 के अंदर लिखी थी, जिसमें इन्होंने कहा कि हमारे समाज में ना ह्यूमैनिटी को और बढ़ावा देना जरूरी है। ह्यूमैनिटी को जितना ज्यादा बढ़ाओगे, ग्रो करना चाहोगे, उतना हमारा समाज भी ग्रो करेगा, समाज भी तरक्की करेगा दोस्तों। सो ह्यूमैनिटी हैज टू बी पुश्ड फॉरवर्ड। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। कैसी दुनिया है ये? मतलब आप सोच सकते हैं यहाँ पे इतना, जहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन है, रिसोर्स डेप्रिवेशन है, रिसोर्सेज की कमी है, गरीबों का ऑपरेशन होता है। तो उसका सोल्यूशन, सबका सोल्यूशन एक ही है, डेवलपमेंट। इसलिए किताब का नाम क्या दिया? डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ताकि ये सारी चीजों को आप सॉल्व कर सको जिन्हें ये अनफ्रीडम कहते हैं। हमारे समाज में जो जो प्रॉब्लम्स, गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, इनइक्वालिटी है, ये सब अनफ्रीडम है, जिस वजह से आपके पास लाइफ में ना चॉइस बहुत कम रह जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया कि अपने स्टेट से जब बाहर जाके नहीं पढ़ सकते, आप दिल्ली से हो, आपका एडमिशन बॉम्बे हो रहा है, आपको भेजा नहीं जा रहा, तो आपके पास चॉइस की कमी हो गई, अपॉर्चुनिटी की कमी हो गई। आप ऐसी अनफ्रीडम से बाहर आना चाहते हो तो डेवलपमेंट एकमात्र रास्ता है। डेवलपमेंट अनफ्रीडम्स को, गरीबी को, राइट, एक्सप्लॉइटेशन को, सोशल डेप्रिवेशन को खत्म करता है। फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे आप फ्रीडम लाकर जो गरीब जनता है उसकी गरीबी को खत्म कर सकते हैं। फ्रीडम इज सच अ सोल्यूशन, सच एन इंपॉर्टेंट सोल्यूशन। पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, सोशल फ्रीडम, गवर्नमेंट की गारंटी कि तुम्हारे साथ कुछ धोखा नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सड़क पे चढ़ते हुए तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, प्रोटेक्शन रहेगा, सिक्योरिटी रहेगी, ये सारी फ्रीडम जरूरी है। अब आप कहोगे सर ये तो इकोनॉमिक डायमेंशंस के बाहर है तो सही, पर कहीं ना कहीं ये हमारे इकोनॉमिक डायमेंशंस के साथ कनेक्टेड। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है अगर आपके अधिकार, अगर आपको फ्रीडम्स मिलती हैं। तो इसलिए इनकी बुक का नाम है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, क्योंकि डेवलपमेंट ही ट्रू फ्रीडम ला सकता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। चुनाव में वोट करने का अधिकार, अपने पसंद के नेता को चुनने का अधिकार, अपने पसंद के इकोनॉमिक फील्ड को परस्यू करने का अधिकार, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को परस्यू करने का अधिकार, ये सारे अधिकार डेवलपमेंट के होने की वजह से ही आपके पास आते हैं दोस्तों। पर एक अफसोस की बात यह है दैट फीमेल्स आर नॉट एबल टू डिराइव डेवलपमेंट इन आवर कंट्री। हम इस वजह से ना, एक स्पेशल रिपोर्ट एक और है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, मैं उसका नाम लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी बता देता हूं, क्या बन सकता है, एक बारी हम लिख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बनाई जाती है। इस रिपोर्ट का मकसद है कि जेंडर डिस्पैरिटी, एक काम चल रहा है, सेम काम है, मेल भी वही करता है, फीमेल भी वही करता है, तो दोनों को कितना पैसा मिलता है? ऐसा तो नहीं फीमेल को कम पैसा मिलता हो। 2006 से ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट स्विट्जरलैंड बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF निकालता है ताकि स्टेटस देख सके जेंडर पैरिटी या डिस्पैरिटी का। ये रिपोर्ट 4 डायमेंशंस की बात करता है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज,
पहला डायमेंशन। फीमेल्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, मेल्स को ज्यादा मिल पा रही है। अगर मेल्स को मिल पा रही है तो मतलब फीमेल्स को कम मिल पा रही है। उसी एंगल को एक्सप्लोर करता है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, जॉब पार्टिसिपेशन देखता है। दूसरा, लेवल ऑफ एजुकेशन में, जिसको हम एजुकेशनल अटेनमेंट कहते हैं, एजुकेशन कितना मिल पाया है लोगों को। एजुकेशन कितना मिल पाया, फीमेल्स को कम मिल पाता है। भाई घर घर दूर है, घर से स्कूल दूर है, स्कूल भेजना बंद कर दिया जाता है कि इतना दूर जाओगे रास्ते में कोई लड़का छेड़खानी करेगा। ये सोच, मतलब आप बच्चियों को रोक रहे हो, आप अपने लड़कों को तो रोको। तो एजुकेशनल अटेनमेंट कम करवाता है ये। ऐसे ही थर्ड है हेल्थ एंड सर्वाइवल। ये सारों पे क्वेश्चन बनेगा, प्लीज फोकस। आपसे इंडिकेटर पूछे जा सकते हैं WEF के, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के। चौथा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राजनीतिक तौर पे कितने सशक्त हो, फीमेल्स के पास कितना सीट्स हैं पार्लियामेंट के अंदर। ये अभी हमने कुछ टाइम पहले भी देखा था, प्रीवियस इंडेक्स के अंदर, जेंडर इंडेक्स जो हमने देखा था। तो यहाँ पे भी इन 4 डायमेंशंस पे आप देख रहे हो, ठीक है। और इन 4 डायमेंशंस के हिसाब से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बनता है। वही सिस्टम है, 0 से 1 के बीच में स्कोर दिया जाता है। 1 का मतलब पूरी जेंडर पैरिटी है भाई, जितना मेल्स के लिए उतना फीमेल्स के लिए। 0 का मतलब बिल्कुल जेंडर पैरिटी नहीं है, बिल्कुल ही डिस्पैरिटी है। इसमें नंबर 1 आइसलैंड है, 0.935 के स्कोर के साथ, लगभग परफेक्ट इक्वालिटी, वर्ल्ड्स मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री। उसके बाद फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड जैसे देश आते हैं। इंडिया की 129th रैंक है। हमारा स्कोर है 0.641। मतलब देखो ना, इनका कितना है आइसलैंड का, और हमारा कितना है। देख रहे हो कितना फर्क आ जा रहा है, समझ रहे। 146 कंट्रीज में से हमारा 129th का स्कोर आया था 2024 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। वी आर वेरी वेरी फार बिहाइंड। वर्ल्ड का अगर हम देखेंगे, 68.5% है वर्ल्ड की एवरेज। ये 146 के 146 कंट्रीज की एवरेज अगर मैं बताऊं तो, मतलब बहुत ही पथेटिक, बहुत ही पुअर सिचुएशन के अंदर वर्ल्ड की सिचुएशन है 2023 के मुकाबले 2024 में। इसमें 0.1% का फर्क आया है। बट क्या 0.1% काफी होता है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए तो दोस्तों ये प्रॉब्लमैटिक है, ठीक। अब एक बार फटाफट रिवाइज करें, क्या पढ़ा हमने। पढ़ा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है। इंडिया की 129th रैंक थी 2024 वाले इंडेक्स में, आउट ऑफ 146 कंट्रीज। इंडिया का स्कोर था 0.641, और बेस्ट स्कोर आइसलैंड का है 0.935। 2006 से रिपोर्ट निकाली जा रही है, जिसमें 4 पैरामीटर देखे जाते हैं: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है ना। ये अलग अलग पैरामीटर्स देखे जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स MPI पे। यार एक मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही, UNDP के द्वारा ही निकाला जाता है। UNDP अकेला नहीं है इसको निकालने में। UNDP अपने साथ ऑक्सफर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव को साथ लेके चलता है। क्वेश्चन, सर कौन निकालता है ये मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स? ये निकाला जाता है किसके द्वारा? अभी नाम बताया मैंने आपको, UNDP एंड ऑक्सफर्ड, ऑक्सफर्ड पावर्टी एंड हेल्थ डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। पहला पॉइंट हमारा क्लियर है, ठीक है ना। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स किसी एक पैरामीटर पर नहीं, मल्टीपल पैरामीटर्स पर, मल्टीपल एरियाज पर देश में कितना डेप्रिवेशन है उसको नापता है। जिसमें सबसे पहली बात, आपको हेल्थ, एजुकेशन, अलग अलग रिसोर्सेज को देखना तो होता ही होता है। बट इसके अंदर टोटल 10 इंडिकेटर्स आ जाते हैं। ये देखो 10 कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। 3 डायमेंशन है पावर्टी के। पहला मेजर डायमेंशन है हेल्थ, H। दूसरा है एजुकेशन, E। तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड्स, हेल्थ। हेल्थ। तो ये आपका ट्रिक हो गया 3 डायमेंशंस को याद करने का।
हर डायमेंशन में कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे हेल्थ में दो हैं, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन पहला, दूसरा है जी आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चे जिनकी पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है, जिसको हम एक और इंडेक्स या एक और स्कोर की तरह से बुलाते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, कि आपके 1000 बच्चों में कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5। ठीक है ना, तो ये आपका इस तहत आता है। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक यूएनडीपी बनाता है और इंडियन गवर्नमेंट भी बनाती है, नीति आयोग भी बनाता है। आई रिपीट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग भी बनाता है और भारतीय सरकार भी बनाती है। नीति आयोग भारतीय सरकार मतलब बनाती है और नीति आयोग के अलावा इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो कि दुनिया में इनइक्वालिटी को अलग अलग पैरामीटर्स पे, कि इनकम के हिसाब से देखना इज नॉट सफिशिएंट, आपको और भी तरीके से देखना होता है। इंडिया दुनिया के उन 25 देशों में से है, कंबोडिया, चाइना, कॉन्गो, होंडुरास, इंडोनेशिया, मोरक्को, वियतनाम, जिसने अपने देश का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पिछले 15 सालों में लगभग आधा कर दिया है। हमारे देश में 35-36%, 40% के करीब एक टाइम पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी दिखती थी, हमने उसे 18-19% कर दिया है, ऐसा यूनाइटेड नेशंस कहता है। भारत सरकार कहती है हमने तो 11-12% कर दिया जी, हमने तो ताबड़तोड़ गरीबी कम करी है। ठीक है, अब ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक पॉवर्टी देख रहा है। हेल्थ के अंदर हेल्थ को 1/3 वेटेज मिला है और हेल्थ में दो पैरामीटर आ रहे हैं, तो 1/3 का भी 1/2 कर लो, मतलब 1/3 बाय हाफ 1/6 होता है ना, इतनी मैथ्स आती है। न्यूट्रिशन का भी 1/6 वेटेज और चाइल्ड मोर्टेलिटी का भी 1/6 वेटेज हो गया। फिर एजुकेशन में वही ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, कितना स्कूल बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो एजुकेशन भी सिंपल है, दोनों को 1/6 वेटेज मिल गया। ये पहली बार 2010 में लॉन्च किया गया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पावर्टी का जो इंडेक्स है बेसिकली, तो इन 10 इंडिकेटर्स के बेसिस पर ये तैयार करता है। अगर कोई इंसान मल्टी डायमेंशनली पुअर है, जिसका मतलब है कि वो इन डायमेंशंस के हिसाब से कुछ ना कुछ रिसोर्सेज की कमी रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगला लिविंग स्टैंडर्ड जो हम देख रहे हैं, जिसको 1/3 वेटेज दिया है। अच्छा एक बात बताओ, ये है तो 1/3, पर यहाँ पे सब में 6 इंडिकेटर है, ये है तो 1/3 पर सब में 6 है, तो सबका 1/18 हुआ, मतलब ये तो बेसिक मैथ्स है ना, 1/3 सब में बट रहा है, तो 1/18 1/18 1/18 ऐसे 6 बार ही होगा, है ना। तो पहला है कुकिंग फ्यूल, आपके घर में कुकिंग खाना बनाने के लिए बिजली आती है, गैस आती है, कुकिंग फ्यूल है, एलपीजी है। अब ना हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्रिएट करके सिलेंडर प्रोवाइड करे हैं, सिलेंडर बांटे हैं लोगों को। सिलेंडर बांटे हैं का मतलब है कि हमने इंडिया के अंदर गैस सप्लाई करी है, अवेलेबल कराई है लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर्स, कुकिंग फ्यूल जिसको हम कहते हैं, अलोंग विद कुकिंग स्टोव। पहला सिलेंडर फ्री होता है, बाद में खरीदने पड़ते हैं, सब्सिडाइज कॉस्ट पे सरकार एलपीजी सिलेंडर अवेलेबल कराती है। इसके अलावा दूसरा पैरामीटर है सैनिटेशन, सैनिटेशन में स्वच्छ भारत अभियान, टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं ताकि आप ओपन डेफिकेशन फ्री भारत बनाएं, खुले में टॉयलेट ना करें। ड्रिंकिंग वाटर, पीने योग्य पानी। इलेक्ट्रिसिटी, पीने योग्य पानी के लिए जल जीवन मिशन चल रहा है, जल जीवन अभियान के तहत। इलेक्ट्रिसिटी, घर में बिजली आती है, इसके लिए सौभाग्य योजना है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सौभाग्य योजना है। सौभाग्य की फुल फॉर्म है सहज हर घर बिजली योजना, सहज हर घर बिजली योजना। आपके पास पक्के मकान है, हाउसिंग फैसिलिटी है, सरकार उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चला रही है, पीएम आवास, आवाज नहीं आवास, आवास मतलब हाउस। और एसेट्स, आपके पास गाड़ी, बाइक, फ्रिज, ये सब है नहीं है। इन 10 पैरामीटर्स को देखा जाता है और फिर गरीबी आकलन की जाती है। और ये एक्चुअली मैं पता है क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी का एग्जैक्टली ये इंडिकेटर्स के ऊपर पूछा गया एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सोचो, अब हमने 2012 में, आज से लगभग 10-12 साल पहले ऐसा क्वेश्चन देखा था, क्या फिर से रिपीट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है।
इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज फोकस रखें कि आपके टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो आप सबके लिए बहुत रेलेवेंट हैं, तभी हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ रहे। ठीक है ना। अच्छा, अब ये समझाते समझाते एक बार मैं क्लासिफिकेशन समझाना चाहता हूं अलग अलग देशों का इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से। इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से जिसमें एक कंट्री या तो डेवलप्ड कंट्री होती है, डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है, या तो वो डेवलपिंग मानी जाती है, या तो वो लीस्ट डेवलप मानी जाती है। लीस्ट डेवलप मानी जाती है, इसका मतलब क्या है? लीस्ट डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री। तो यार ये इनकम लेवल को शो करता है। पहली बात तो डेवलप्ड कंट्री वो देश होता है जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, राइट, इकोनॉमिकली वेल ऑफ है, टेक्नोलॉजिकली अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है, यूएसएस का एग्जांपल हो गया। तो ये इंडस्ट्रियलाइज नेशन डेवलप्ड होते हैं। डेवलपिंग की कैटेगरी में आता है जहां पे वो देश है जिनका मेन मेन एग्रीकल्चर काम होता था, पर धीरे धीरे वो अपने आप को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ढकेल रहे हैं। इंडिया इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में अफ्रीकाई देश ज्यादा होते हैं, सूडान, सोमालिया, जहां पे इंटरनल वॉर्स, गृह युद्ध, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन, लो इनकम होना, लो इनकम मतलब $1000 से भी कम कमाना, $1000 से भी कम, राइट, उनके देश के डेवलपमेंट को आगे बढ़ने नहीं देते। सोमालिया, अफ्रीका के देश, सूडान, ऐसे देश इसका एग्जांपल है। हम ना एक तो ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं, ये एक तरीका होता है। वर्ल्ड बैंक ना एक और मेथड यूज करता है, उसमें पैसों के हिसाब से भी मेजर किया जाता है। वर्ल्ड बैंक पैसों के हिसाब से भी मेजर करता है। अब वर्ल्ड बैंक अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करता है कंट्रीज को अकॉर्डिंग टू द इनकम, कि ऑन एन एवरेज उस देश का एक नागरिक कितना पैसा कमाता है एक साल में। ठीक है, लो इनकम कंट्रीज सबसे नीचे वाली कैटेगरी, हम सबसे ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा फोकस इन पे होना चाहिए। $1005 मतलब इंडियन रुपीज में लगभग 90,000 रुपए। अगर कोई इतना कमाता है साल का, तो वो इससे कम कमाता है साल का, तो वो लो इनकम है। दूसरा, अब हम ना मिडिल इनकम कैटेगरी को दो में बांट के देख रहे हैं। एक है लो मिडिल इनकम, लो मिडिल इनकम, और एक है अपर मिडिल इनकम। लो मिडल और अपर मिडल। लो मिडिल इनकम में $1006, डॉलर है ये, से लेकर $3,995। और अपर मिडिल इनकम में वही सेम $3,996 से लेकर $12,235। 12,235। और जो देश हाई इनकम कहे जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज खास तौर पे, उनका $12,235 पर पर्सन, इतना तो एवरेज होती है। ठीक है ना। और दिस इज मोर देन 10-12 लाख रुपीज है ऑलमोस्ट। इतनी इनकम होती है, हाई इनकम कंट्रीज कहते हैं। तो एक तो ये कैटेगराइजेशन याद रखना है। अच्छा, अब आपसे एक सवाल है मेरा, कि सब मैं ही बता दूंगा तो आप क्या सर्च करोगे अपने एंड पे? इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है, ये बता देना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक। अब हमारे दो ही चीजें रहती हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, हमने देख तो लिया था सब, सिग्निफिकेंस लिखी है कि भाई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है आपका, वो सिर्फ एजुकेशन हेल्थ के अलावा एसेट्स को भी देखता है और भी लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी देखता है। ये खासियत है। ठीक है ना। इट हैज इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि भाई क्या है, गरीबी कहाँ है, छत नहीं है, घर नहीं है, घर दिलवाती है सरकार, पीने का पानी नहीं है साफ, दिलवाती है सरकार, राइट। ऐसे फोकस करके हम
इमीडिएट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि गरीबी तुरंत कम कर सकें, अभी से शुरुआत कर सकें. इट कैन इवेल्युएट द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड एंड टारगेट पुअरेस्ट मोर इफेक्टिवली. गरीबों में भी सबसे गरीब जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनको टारगेट करके उनको डायरेक्टली स्कीम का फायदा दे. जैसे अब सिलेंडर का एग्जांपल दिया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलता है. गांव गांव में जहां पे बिजली के ग्रिड नहीं थे, फीडर नहीं थे, सौभाग्य योजना लगा के दे रही है. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दे रही है सरकार. ऑल दीज प्रोविजंस आर कवर्ड अंडर एमपीआई. क्योंकि आप अब सारे अलग अलग डायमेंशंस को देख रहे हो जो कि पहले छूट जा रहे थे यार. अच्छा, लिमिटेशंस भी तो हैं. पहली बात तो सरकार ही डेटा देती है, फिर सरकार ही प्रोग्राम बनाती है. चांसेस है कि सरकार से फ्लावरी अच्छी 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 चीजें बताए कि देखो हमने तो ये किया, इसका ये नतीजा हुआ. ऑल द गुड थिंग्स गवर्नमेंट विल डिस्क्राइब. इट विल नॉट टॉक अबाउट द इंपेडिमेंट्स और द बैड थिंग्स और द प्रॉब्लम्स. समझे इशू क्या है. दूसरी बात, डेटा गैदरिंग फॉर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कैन बी एक्सट्रीमली चैलेंजिंग. खुद से जाके डेटा इकट्ठा करना, इम्पार्शियल डेटा. अब जैसे क्या होता है, कई बार घर पे जाते हो लोगों के, आपके घर में क्या क्या एसेट्स है, अरे हमारे पास तो बहुत है, हमारे गांव में 50 बीघा जमीन है, फ्रिज है, एसी है. हो शायद कुछ ना, दिखावे के लिए पड़ोसी सुन रहे हैं, लोगों के आगे बोल रहे हैं. कई बार लोग कम बताते हैं, अंदर बहुत कुछ हो. अरे हम तो बहुत गरीब हैं, बस 2 टाइम की रोटी खा लेते हैं, गाड़ी के नाम पर सिर्फ हमारे पास फॉर्च्यूनर है, बीएमडब्ल्यू भी नहीं है, देखो कितना दुख है. तो मतलब लोग, पीपल डू दैट ना, दे आइदर गिव ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन. सो रॉन्ग डेटा कैन बी कलेक्टेड, बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टू कलेक्ट डेटा. ये बात है. अगला है नेशनल ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स. आप ये देख लो, हैप्पीनेस इंडेक्स है कि भाई पैसे से आगे बढ़ो. दुनिया पैसे के अलावा भी और चीजों से भी चलती है. कितनी खुशहाली है दुनिया में उसको देखो. और इसको देखने के लिए यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ऑफ यूएन, इट टॉक्स अबाउट हैप्पीनेस रिपोर्ट हर साल निकालते हैं. 2012 से हर साल निकाल रहे हैं. और ये निकालता है इंडेक्स जिसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, जहां पे देशों को अलग अलग बेसिस पर कि उनकी जीडीपी कितनी है पर कैपिटा. अब मुझे पता है जीडीपी या इनकम देखना किसी इंसान की लॉजिकल नहीं है, पर ये देखते हैं भाई किसी की इनकम की. कुछ लोग मानते हैं ना, पैसा हो तो खुशी होती है, पैसा ना तो कोई खुशी नहीं, राइट. तो जीडीपी पर कैपिटा जो है ये इसी बात को देख रहा है. ऑन एन एवरेज पर पर्सन कितना इनकम अर्न करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं देश में, देश की नेशनल इनकम में. इसके बाद दूसरी चीज, हाँ, जो मुझे थोड़ी लॉजिकल लगती है वो है सोशल सपोर्ट. अगर आप बीमार हो गए, गरीब हो गए, तो क्या समाज के लोग आपको अपलिफ्ट करते हैं, मदद करते हैं. यहाँ पे इंडिया अच्छा परफॉर्म करता है. भाई हमारे यहाँ तो कोई भूखा है, गुरुद्वारे जाके उसे लंगर मिल जाता है, खाना मिल जाता है, भाई उसको खाने की कोई समस्या नहीं है. सोशल सपोर्ट कितना है. ऐसे ही हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, बिकॉज स्ट्रेस शुड नॉट बी अ ह्यूमन किलर. स्ट्रेस की वजह से कई बीमारियां, कई लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं. इसके साथ साथ फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, स्वतंत्रता जीवन के फैसले लेने की. फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, अपने खुद के फैसले ले सकते हो. अगर एक रिस्ट्रिक्टेड समाज में हो, खुद के फैसले नहीं ले सकते, दूसरों के फैसलों के हिसाब से चलना है, तो हैप्पीनेस कम होगी लॉजिकली. समाज में लोगों की जेनरोसिटी कितनी है, कितने केयरिंग है आपके लिए, जेनरोसिटी, कद्र कितनी है आपकी, कितनी करुणा भाव है उनके अंदर आपके लिए, राइट. एम्पैथेटिक कितने हैं, जेनरोसिटी कितनी है. ऐसा तो नहीं होता कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, बंदा खून में सना हुआ है और वीडियो बना रहे हैं, ऐसे करके फोटो खींच रहे हैं. ये समाज का आईना है, जेनरोसिटी कितनी है लोगों में, राइट. और इंडिया में, चलो इस पर क्या ही बोलूं, कुछ नहीं बोलूंगा, चुप रहूंगा. और सिक्स्थ पैरामीटर है आपका परसेप्शन ऑफ करप्शन. लोगों की खुशी, उनको अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग योजनाओं का, सरकार का कितना मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, उससे भी नाप सकते हैं. अगर लोगों को लगता है करप्शन है कि हर छोटी से छोटी चीज के लिए पैसा खिलाना पड़ रहा है,
पीपल विल नॉट सीम टू बी हैप्पी। सिंपल सा लॉजिक है, लोगों को खुशी नहीं मिलेगी। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस नापते हो तो इन चीजों को आप देखते हो। ये रैंकिंग लोगों से पोल करवाए जाते हैं, पोलिंग कराई जाती है, ठीक है ना। गैलप वर्ल्ड पोल डेटा, गैलप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे पोलिंग कराई जाती है लोगों से पूछ पूछ के। मतलब आप पूरे देश के हर इंसान से तो पूछ नहीं सकते, तो कुछ लोगों को सिलेक्ट करोगे, 1-2 लाख लोगों को, उनसे पूछोगे और उसका स्टैटिस्टिक्स देश के आगे रखोगे, और इसके बेसिस पर हमें ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स मिलता है। ये इंडेक्स बनता है एक रिपोर्ट के तहत, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अभी आई है 2025 की रिपोर्ट। अब कभी भी कोई भी रिपोर्ट आती है ना, तो इंडिया पहले ही कहने लगता है कि देखो हमारे को जानबूझ के छोटा दिखाने की कोशिश की जा रही है, हमारे लिए बायस्ड है इंडिया की, क्योंकि रैंक खराब आती है। इसमें भी खराब आई है, 118वीं रैंक आई है इंडिया की आउट ऑफ 147 कंट्रीज। 147 देशों में 118वीं रैंक है हमारी। हमारा स्कोर इंप्रूव हुआ है पहले से। आउट ऑफ 10 आवर स्कोर इज 4.389 आउट ऑफ 10। मुझे पता है स्कोर खराब है थोड़ा, पर चलो इंप्रूव तो हुआ है। पहले तो 4.054 होता था, मतलब लगभग 0.300 पॉइंट्स की कमी थी पहले। अच्छा, इस बार नंबर 1 कौन रहा? फिनलैंड। सर ये नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन यही खुश है क्या? बेटा हर चीज में अव्वल है ये देश। पॉपुलेशन लिमिटेड है अपने देश में, मतलब इंसान को भेड़ बकरी नहीं मानते ये लोग, इंसान को एक एसेट, एक रिसोर्स मानते हैं। पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हेल्थ पे पूरा पैसा खर्चते हैं। लाइफ की वैल्यू है भाई। वहां ऐसा नहीं सुनते आप कि भाई एक प्लेन क्रैश हो गया, 200-300 लोग एक्सपायर हो गए। वहां ये नहीं सुनते आप कि भाई रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, 300 लोगों की ट्रेन पलट गई, टकरा गई। लाइफ की वैल्यू है, पॉपुलेशन लिमिटेड है। तो फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, ये लोग हमेशा अव्वल रहते हैं। हैप्पीनेस लेवल भी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इन 6 पैरामीटर्स पे, जीडीपी मतलब नेशनल इनकम पे आगे रहते हैं, इनकम लेवल अच्छा है। सोशल सपोर्ट, समाज में एक दूसरे के सपोर्ट की कोशिश की जाती है। जेनरोसिटी लेवल ज्यादा है, कल्चर, एक क्लोज नेट सोसाइटी में रह रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, अपने फैसले खुद ले सकते हैं। हेल्थ को प्रायोरिटी दी है, और सरकार यहाँ की भ्रष्ट नहीं है। एक बार एक रिपोर्ट, एक बार एक सर्वे किया गया कि देश में पूछा जाए अपने सिटीजन से कि आपके देश में आपको कितना करप्शन फील होता है, सरकार कितनी भ्रष्टाचारी है। सिंगापुर उसमें नंबर 1 आया कि हमारे देश में भ्रष्टाचार है ही नहीं। छोटा सा आइलैंड कंट्री है, आइलैंड है, द्वीप है, देश भी नहीं है प्रॉपर, और उसमें जनता ने बोला कि यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है। ऐसा सिस्टम देश को डेवलप करवाने में हेल्प करता है। इंडिया स्ट्रेंथ लाइज इन हाई सोशल सपोर्ट, बिकॉज वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फैमिली स्ट्रक्चर। कि जैसे कोई बीमार हुआ, वो कमा नहीं पा रहा, तो उनके खर्चे चाचा ताऊ और परिवार के बाकी सदस्य निकाल सकते हैं। मतलब एक सोशल सपोर्ट मिल जाता है, कम्युनिटी बॉन्ड मिल जाता है। हम ना ये फ्रीडम में पीछे छूट जाते हैं, हम करप्शन में पीछे छूट जाते हैं, जीडीपी में पीछे छूट जाते हैं। हेल्थ में ठीक है, 70 तक एक इंसान ऑन एन एवरेज जी लेता है देश में। मेडिकल फैसिलिटी बेटर हो रही है, पर मेडिकल फैसिलिटी बेटर होने के साथ साथ एक्सपेंसिव भी हो रही है, अफोर्डेबल नहीं बच रही है। आम इंसान उसे खरीद पाए ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। अच्छा, टॉप तो बता दिया, बॉटम सबसे नीचे कौन है? अफगानिस्तान, सिएरा लियोन, लेबनान जैसे देश सबसे पीछे हैं। लेबनान में तो वॉर चल रही थी, सेम अफगानिस्तान में भी। सिएरा लियोन में भी भाई मिलिशिया है, मिलिट्री ग्रुप्स हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। एक क्वेश्चन बनेगा, कब आई थी पहली बार? 2012 में यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने निकाली थी। ठीक, यहां तक क्लियर है? एसडीएसएन में 6 पैरामीटर क्लियर हो गए, इंडिया की रैंकिंग क्लियर हो गई, इंडिया का स्कोर क्लियर हो गया। ये रिपोर्ट आती है हर साल मार्च 20 को। क्यों सर 20 मार्च को, ऐसा क्या खास होता है? 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है, और उस दिन यूनाइटेड नेशंस के इनिशिएटिव के तरीके से इन 6 पैरामीटर्स पे रिपोर्ट आती है। ठीक है जी, ये 6 पैरामीटर्स याद रखिएगा। उसको मैंने और ब्रेक करके ऐसे दिखा रखा है, हालांकि 6 पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिया। भूटान अपने देश में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस तो 1970 से मेजर कर रहा है। भूटान कहता है हम बहुत छोटे देश हैं, हम चाहें तो किसी से कंपटीशन नहीं कर सकते। भूटान ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की जगह कॉन्सेप्ट बनाया था।
भूटान के जो चौथे राजा थे जिग्मे सिंगे वांगचुक, उन्होंने 1970 में कॉन्सेप्ट दिया था। एंड द कॉन्सेप्ट मींस दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि विकास हो देश का, डेवलपमेंट हो देश का, एजुकेशन, हेल्थ, इनकम, सबको फोकस करो, पर ये जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण, ये जंगल, ये नदियां, इनका भी ध्यान रखो। तभी तो वो छोटा सा देश है, वो चाहता है कि भाई कि हम अपने सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़े, हमें किसी की ओर नहीं देखना, किसी की होड़ में नहीं पड़ना। डेवलपमेंट जैसे हो रहा है होने दो। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पैसा जरूरी है पर पैसा सब कुछ नहीं है, नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी फोकस करना है। इसलिए भूटान ने कहा कि हम देखो जीडीपी की रेस में तो बहुत पीछे रह जाएंगे, तो हम इनकम क्यों देख रहे हैं? हम छोटे देश हैं, आबादी भी कम है, रिसोर्सेज भी ज्यादा नहीं है, और ज्यादातर जंगल से घिरा हुआ है। बट एक फायदा इनके पास ये है कि इनके पास जो पॉपुलेशन है, दे आर हैप्पी, हैप्पी विद द गवर्नमेंट। राजा है वहां पे, उनसे खुश है वो। आमतौर पे क्या होता है, राजे महाराजे जहां होते हैं, लोग ना खुश होते हैं कि यार हम पे राज कर रहा है, हमारे ऊपर अपना चला रहा है, बट स्टिल दे आर हैप्पी। तो ये कॉन्सेप्ट भूटान ने शुरू किया था, और फिर यूनाइटेड नेशंस ने इसको एक पैरामीटर बना के, एक इंडेक्स बना के डेटा निकालना हर साल शुरू किया। इंडिया का डेटा पुअर आता है, हम गुड गवर्नेंस में पीछे रह जाते हैं, सस्टेनेबिलिटी में पीछे रह जाते हैं यार, कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। ठीक, हमने चेंज करने की कोशिश करी। अब जैसे दिल्ली और एमपी का एग्जांपल मैं बताऊं, तो दिल्ली में जब केजरीवाल जी की सरकार थी, तो उन्होंने स्कूल में एक सिलेबस, एक करिकुलम इंट्रोड्यूस किया था। दिल्ली गवर्नमेंट में अरविंद केजरीवाल के दौरान एक करिकुलम या एक सिलेबस इंट्रोड्यूस किया था, हैप्पीनेस करिकुलम। स्कूल में बच्चों को सिर्फ भाई बोझ के तहत मत दबाओ, पढ़ाओ अच्छे से पढ़ाओ, बट चिल्ड्रन शुड बिकम माइंडफुल एंड अटेंटिव। अपने आसपास के बारे में अटेंशन उनको डेवलप होने का हम ट्रेनिंग दें। थिंकिंग स्किल, सोचने की क्षमता, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हो गई, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो गया, उसके लिए मेडिटेशन, ध्यान सिखाया जाए। बच्चों में सोशल और इमोशनल स्किल्स, अपने इमोशंस और दूसरों के इमोशन समझ के उनको मैनेज करने के स्किल्स दिए जाए, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करा जाए बच्चों में, उनकी एक अच्छी पर्सनैलिटी क्रिएट की जाए। ये आपको एथिक्स में भी काम आएगा, गवर्नेंस में भी काम आएगा, लिखने के लिए। तो दिल्ली ने एक करिकुलम, एक सिलेबस 2018 में बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स में किस तरीके से पढ़ाया जाए गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, उसके लिए 4 चीजों पर फोकस करने की बात करी कि बच्चों को वो चीजें पढ़ाओ जिससे उनका लर्निंग आउटकम सुधरे, अटेंशन बढ़े, बच्चे माइंडफुल हो, चीजों के बारे में जागृति बढ़े उनकी, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बेहतर हो, सोच सकें, समझ सकें, किताबों में जो लिखा है उनके परे सोच सकें, सोशल इमोशनल स्किल्स क्रिएट हो, और चौथा है एक कॉन्फिडेंट और एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी बच्चों की बने। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना है इंडिया का जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट, पूरा एक विभाग बना दिया भाई कि आपने राज्य के नागरिकों को कैसे खुश रखना है। तो देखो ना, एक तरफ अगर आम आदमी पार्टी की तारीफ करिए, दूसरी तरफ वहां पे तो बीजेपी सरकार थी। तो फर्स्ट स्टेट बिकेम, एमपी बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट 2016 में बनाया। ये डिपार्टमेंट जिसको आनंद संगठन, आनंद मतलब खुशी, हैप्पीनेस, राइट, संगठन या संस्थान कहते हैं। यहां पे भूटान से सीख सीख कर इंडिया में, स्पेशली एमपी के अंदर कैसे हैप्पीनेस बिल्ड करें लोगों में, उस पर चर्चाएं की जाती हैं, और फोकस किया जाता है कि अलग अलग प्रोग्राम, योजनाओं से योगा करवा के लोगों में मोटिवेशन लेवल बिल्ड करें। आंध्र प्रदेश इसके बाद सेकंड स्टेट बना, एमपी के बाद एपी बना सेकंड स्टेट टू क्रिएट ए हैप्पीनेस डिपार्टमेंट। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब हमने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छे से समझ लिया है। हमने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स में मैंने बताया क्या क्या खासियत है। इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, जहां पे हेल्थ, मेंटल, सोशल, हर एस्पेक्ट को आप देख रहे हो। ठीक है ना, इसका फायदा ये है कि छोटे छोटे देश, बड़े बड़े देश अब आपस में कंपेरेबल बन पा रहे हैं। आप बस ये नहीं देख रहे इनकम लेवल कितनी है, कितना एजुकेशन है, आप देख रहे हैं लोग क्या सोचते हैं, समाज में लोग फील क्या करते हैं। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स की एक कमी बताऊं, कुछ लोग हैं जिनके लिए आगे कुछ भी कर लो वो खुश नहीं होते, मनोरोगी होते हैं, साइकोलॉजिकली दे आर साइकोपैथ्स, दे आर नॉट इन द प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड। कुछ सैडिस्टिक लोग होते हैं, उनको दूसरे के कष्ट में खुशी मिलती है।
होते हैं कुछ, दूसरों को परेशान करके खुशी मिलती है, ऐसे लोगों को सैडिस्टिक कहते हैं। भाई वहां पे हैप्पीनेस कैसे नापोगे? दूसरी बात, कई बार कंप्लीट रिपोर्टिंग नहीं की जाती, सरकार के खिलाफ बोलते हैं कई बार सरकार के बहुत फेवर में बोलते हैं लोग, तो एग्जैक्ट रिपोर्टिंग ऑफ डेटा इज नॉट डन। डिस्गाइज रिपोर्टिंग की प्रोबेबिलिटी है, डिस्गाइज मतलब कुछ चीजें छुपा ली गई, बताई नहीं गई। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहीं पे ज्यादा होगा, तो ऐसा नहीं है कि बेरोजगार लोग खुश नहीं हो सकते। भाई कोई ऐसी नौकरी कर रहे थे जहां पे जान का खतरा था, जहां पे दिमाग पूरे टाइम खराब रहता था, आप बेरोजगार हो तो आप हो सकता है खुश हो सकते हो, बट इन्होंने मान लिया कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप ना खुश हो, यू आर अनहैप्पी। तो इन दोनों चीजों के बीच में कई बार कोरिलेशन नहीं हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। अनएम्प्लॉयड पीपल आर हैप्पियर, कई बार होता है बेरोजगार खुश होते हैं, और जो नौकरियों में फंसे हुए हैं, एक खराब बॉस की डांट सुनते रहना पड़ता है, वो लोग ना खुश हो। तो एनीथिंग कैन बी देयर। तो इसलिए ना कई बार हमारे पास उल्टे परिणाम, एनालॉगस या एनमलस एनिमलस रिजल्ट्स आते हैं, उल्टे परिणाम आते हैं, सोचा कुछ था पाया कुछ और, ऐसे कई बार रिजल्ट्स हमें देखने मिलते हैं। इसलिए ना ये एक परफेक्ट इंडेक्स नहीं है, बट हाँ छोटे देश के लिए, खास तौर पे भूटान जैसे देश के लिए, इट्स अ वेरी गुड इंडेक्स। अब एक बारी मैं आपको लास्ट का एक दो टॉपिक बचे हैं वो पढ़ा दूं, फिर हम खत्म कर रहे हैं ये टॉपिक। ओईसीडी ने बेटर लाइफ इंडेक्स निकाला है। ओईसीडी इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। मतलब बेसिकली ओईसीडी दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है, पेरिस में का हेडक्वार्टर होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आगे पढ़ेंगे भी इसके बारे में। ये 11 एरियाज पे बात करता है कि पक्का मकान है, हाउसिंग फैसिलिटी है पहला, दूसरा इनकम है, तीसरी बात जॉब्स है, चौथी बात कम्युनिटी कितना सपोर्ट करती है, पांचवी बात एजुकेशन लेवल कैसा है, छठी बात एनवायरनमेंट का कितना सपोर्ट है, सातवीं बात सिविक एंगेजमेंट, पब्लिक कितना आपको सपोर्ट करती है, बात कितना करती है, आपस में एक दूसरे से कितना इन्वॉल्व होती है, कितने त्योहार सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट हेल्थ है, लाइफ सेटिस्फैक्शन का, जीवन में खुश हो, सेफ्टी कितनी है, और वर्क लाइफ बैलेंस। ये कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, मैंने सिर्फ बता दिया कि बाय चांस क्वेश्चन आए, 11 एरियाज, आप बस सोचो आपके आसपास क्या जरूरी है। आप सुबह उठे, आपके पास एक पक्की छत है, पक्का मकान है, चलो ठीक है, अब आप जॉब करने जाओगे, इनकम कमाओगे, ताकि जॉब और इनकम, जॉब करते हुए जा रहे हो, वहां पे आपके 4 दोस्त बने हुए हैं जो आपके साथ काम करते हैं, कम्युनिटी बढ़ी हुई है। आपको वो जॉब मिली क्योंकि आप एजुकेटेड थे, आप एक अच्छे एनवायरनमेंट के मजे ले पा रहे हो, पेड़ लगे हैं, जानवर हैं, या आपस में समाज में लोग एक दूसरे के साथ सिविलाइज तरीके से बातचीत करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं। आप एंगेजमेंट मतलब मिलके जीते हैं, कल्चर साथ सेलिब्रेट करते हैं, त्योहार मनाते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं। हेल्थ, लाइफ सेटिस्फैक्शन, आप अगर अच्छी हेल्थ होगी, आप पैसा भी अच्छा कमा रहे हो, लाइफ में सेटिस्फाइड हो गए, कहीं आपके साथ कुछ अनसेफ चीज तो नहीं हो रही, सेफ्टी है। वर्क लाइफ बैलेंस है, का पूरे दिन काम पे ही तो नहीं बैठे, घर जाके अपना लाइफ भी सेलिब्रेट कर पा रहे हो क्या? तो इन 11 पैरामीटर्स को बेटर लाइफ इंडेक्स ओईसीडी के द्वारा जो बनाया जाता है, ये अलग अलग कंट्रीज के लेवल पे देखता है कि कितना क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस देश के सिटीजन्स में। और लास्ट हमारा है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ये हमारा आखिरी रहेगा। 3 पॉइंट्स में खत्म करता हूं। पहली बात, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है। ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल, ओडीसी, पहला पॉइंट 1970s में ये बनाया गया था, जिसमें डेविड मॉरिस के एक शब्द है, नाम के एक व्यक्ति है डेविड मॉरिस नाम के एक व्यक्ति है, वो ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के तहत इस फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स को बनवाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ देखता है 3 चीजों के बेसिस पर, लिटरेसी लेवल, कितने पढ़े लिखे हैं दोस्त लोग, क्वेश्चन पूछ ले बाय चांस, कोई कह दे फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस बनाता है, गलत, आपको मैंने बताया एक प्राइवेट बॉडी है ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल, डेविड मॉरिस ने बनाया था। क्वेश्चन बन जाएगा कि इसमें लिटरेसी लेवल देखा जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी देखी जाती है, कि छोटे बच्चे जिनकी अभी जन्म हुआ है, पैदा होते ही तो डेथ नहीं हो जा रही,
अच्छा, आपको ना ये पता होना चाहिए कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट में क्या फर्क है। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, NEONATAL, इनमें फर्क क्या है ये पता होना चाहिए। नाउ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में पहला लिटरेसी लेवल देखा, पढ़े लिखे कितने हैं लोग, दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी देखा, और तीसरा आप देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक बच्चा जो पैदा हो चुका है, 1 साल तक जी लिया है, अब ये आगे कितना जी सकता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जा रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट, INFANT, इन्फेंट मोर्टेलिटी, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया लिख दिया मैंने, इंडेक्स लिखना है, लाइफ इंडेक्स, ठीक है ना। 3 पैरामीटर्स है, याद रखना नाम। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने लास्ट के ये 2 पैरामीटर्स देखे, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड बेटर लाइफ इंडेक्स। इससे पहले मैंने अलग अलग इंडेक्स जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स पढ़ाया आपको, मैंने अलग अलग इंडेक्स पढ़ाए जैसे मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, GII, GDI, HDI, ये पढ़ाया मैंने। कंट्रीज को क्लासिफाई किया इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हिसाब से, लो इनकम, लो मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम और हाई इनकम वाली। मैंने आपको बताया दिल्ली के हैप्पीनेस करिकुलम, MP के और आंध्र प्रदेश के हैप्पीनेस डिपार्टमेंट्स के बारे में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बात करी। साथ साथ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है, उसके बारे में हमने पढ़ा आज के लेक्चर के अंतर्गत। HDI के तीनों पैरामीटर, अमर्त्य सेन का डेवलपमेंट एज फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या रिश्ता होता है, अंडर डेवलपमेंट, और रघुराम राजन जी का एक इंडेक्स बताया मैंने आपको। हम फर्क क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और दोनों के बीच में जो फर्क है उसको अच्छे से समझे और चैलेंजेस समझे और उनके कुछ सोल्यूशन हमने देखे। यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 पूरी तरह समाप्त होता है, और आशा करता हूँ आपको समझ आया। वो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इस सेशन को देख सके। थैंक यू गाइज, गुड लक। इन केस इफ यू हैव अ डाउट एंड यू वांट टू कनेक्ट विद मी, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है CSE विद वसु सर, come and follow me there. Bye guys, good luck.